वीएस नॉवल वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नए सफ़र पर ले जाती है। आनंद लीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। नव्या को थोड़ी हैरानी हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि दीपशेख इतनी जल्दी उठकर उसके लिए नाश्ता बनाएगा। उसी की वजह से तो दीपशेख की नौकरी गई थी। दीपशेख को मुआवजा तो उसे देना चाहिए था। सादी दलिया, उबले अंडे और फ्रिज में रखी थोड़ी सी अचार जो उसकी माँ ने बनाई थी। दीपशेख के लिए नव्या का विचार और भी सुधर गया। उसने मन ही मन सोचा, ये सचमुच एक निम्न आय वर्ग के परिवार का कमाने वाला है। हालांकि उसने अपने बाल सुनहरे रंग में रंगा रखे थे और एक ऐसा युवक लग रहा था जो ठीक से काम नहीं करता, पर वह अप्रत्याशित रूप से बारीक और विचारशील है। उसके रहन सहन के कौशल भी काफी व्यापक हैं। चलो एक साथ खाते हैं। नव्या ने दीपशेख की तरफ देखकर मुस्कुराया, उसका भाव कोमल और सहज था। पूरी रात बीत जाने के बाद दीपशेख अब नव्या से उतना डरता नहीं था। लेकिन अब जब वह नव्या के घर में रह रहा था तो वह बिना कुछ किए नहीं रह सकता था। उसे कुछ तो करना ही था। इसलिए ये नाश्ता उनके सामने था। पेट के लिए हल्का नाश्ता बेहतर होता है, दीपशेख ने गंभीरता से कहा। उसने अपनी छोटी आंखों से नव्या को देखा। मुझे सामान्य घर का खाना बनाना आता है। अगर तुम्हें आदत पड़ जाए तो मैं अगले कुछ दिनों तक तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ। उसकी माँ अस्पताल में थी, जबकि भाई उनके साथ था। इस दौरान नव्या को तीनों समय के भोजन का इंतजाम खुद ही करना था। हालांकि वह लाचार थी। उसे खाना बनाना नहीं आता था। ज्यादा से ज्यादा वह सिर्फ दलिया और नूडल्स ही बना सकती थी। इसलिए घर पर कोई न होने के कारण वह अपना दोपहर का भोजन कैंटीन में करती थी और नाश्ता और रात का खाना बाहर के भोजनालयों से खाती थी। अब जब दीपशेख ने घर पर खाना बनाने की पहल की तो नव्या ने मना नहीं किया। उसने भौहें उठाई और सिर हिलाया। ठीक है, बस तुम सुरक्षा का ध्यान रखना। भले ही वह एक कच्चे मकान में रहती थी, पर घर में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता था। खाने के बीच में नव्या अचानक रुक गई। फिर उसने अपनी जेब से 500 रुपए निकालकर मेज पर रखे। तुम्हें हॉस्टल वापस जाने की जरूरत नहीं है। तुम आज बाहर टहलने जा सकते हो और कुछ कपड़े और रोजमर्रा के सामान खरीद सकते हो। मुझे माँ को देखने अस्पताल जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। जब दीपशेख ने 100 के 5 नोट देखे तो उसने तुरंत सिर हिलाया और मना कर दिया। जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। तुमने मुझे पनाह दी और यहाँ रहने दिया, मैं उसी के लिए बहुत आभारी हूँ। तुम्हारे पैसे तुम्हारे हैं, वे दो अलग चीजें हैं। नव्या ने दीपशेख को देखा और शांति से कहा, इसके अलावा मैं तुम्हें पनाह नहीं दे रही हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी गई है। स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। एक 14 साल की लड़की वफादारी से बोल रही थी। जैसे ही वह बोली, नव्या ने पैसे दीपशेख के सामने धकेल दिए। ले लो, इससे मुझे भी अच्छा महसूस होगा। भले ही नव्या का भाव उदासीन था, लेकिन उसका लहजा बहुत गंभीर और सच्चा था। दीपशेख ने नजर उठाकर नव्या को देखा और फिर मेज पर रखे पैसों को। अंत में उसने अपना हाथ बढ़ाया और 2 नोट ले लिए। बस इतना ही काफी है। इस जमाने में थोक बाजार में कपड़ों का एक सेट खरीदने के लिए 200 रुपए वास्तव में पर्याप्त थे। दीपशेख के संघर्षपूर्ण भाव को देखकर नव्या ने उसे और मुश्किल में नहीं डाला। उसने सिर हिलाया और बचे हुए 300 रुपए अपनी जेब में रख लिए। फिर नव्या ने दीपशेख को देखा और धीरे से कहा, जहां तक पिछली रात की बात है। भले ही वह अपनी बात अधूरी छोड़ चुकी थी, लेकिन दीपशेख ने नव्या के लहजे का मतलब सुन लिया और तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैं अर्जुन भाई को नहीं बताऊंगा। जैसे ही वह बोल चुका, दीपशेख की आंखों में चिंता भर आई। लेकिन तुमने लवकेश को बहुत बुरी तरह पीटा है। उसके पिता घंटाघर क्षेत्र में बहुत दबंग हैं। शायद वह ये बात इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। मेरी चिंता मत करो। नव्या ने उदासीन भाव से खाना जारी रखा। जब मैंने रौनक बार में उस पर हमला करने की हिम्मत की तो स्वाभाविक रूप से मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। वह नहीं जानता था कि नव्या इतनी आत्मविश्वासी क्यों थी, लेकिन उसके शांत चेहरे को देखकर दीपशेख ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर फिर अपने शब्द वापस निकल गया। आखिरकार यह ऐसी समस्या नहीं थी जिसे वह केवल कुछ शब्दों से हल कर सकता था। हालांकि वह चिंतित था, उसके पास कोई ठोस समाधान नहीं था। दोपहर में देवपुरी के पहले अस्पताल में मीरा को अस्पताल में भर्ती हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया था। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कुछ सामान्य ऑपरेशन पूर्व जांचें की थीं। डॉक्टर शांत हर दिन वार्ड में आकर मीरा की हालत समझते थे। अस्पताल के अन्य आंतरिक विभागों में भी इस बात की चर्चा थी कि कैंसर विभाग में यह मुख्य विशेषज्ञ अचानक कहां से आ गया। डॉक्टर शांत एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ अस्पताल के गलियारे में चलते थे। सफेद कोट पहने उन्हें तुरंत पवित्रता और अटूटता का एहसास होता था। उनसे 5 मीटर के दायरे में तापमान कम हो जाता था, इतना कि अस्पताल की नर्सें, जो उन पर आसक्त थीं, केवल दूर से देखने की हिम्मत करती थीं और पास आने की हिम्मत नहीं करती थीं। इस क्षण डॉक्टर शांत के पीछे 2 युवा नर्सें दिल के आकार वाली आंखों से उनकी पीठ को देख रही थीं,
जैसे कि वे किसी भी पल बेहोश होने वाली हों। नज़ डॉक्टर शांत बहुत हैंडसम और शांत हैं। मुझे वह पसंद हैं। नज़्ब इतनी कम उम्र में वह पहले से ही कैंसर विभाग में एक विशेषज्ञ के रूप में दृढ़ता से बैठे हैं। वह अद्भुत हैं। नज़ हाँ हाँ। जब वह गंभीर होते हैं तो बहुत आकर्षक लगते हैं। ये केवल अस्पताल की नर्सों के बीच की सामान्य बातचीत थी जब भी वे डॉक्टर शांत को देखती थीं। इसके अलावा डॉक्टर शांत के बारे में अफवाहों का एक और संस्करण था। उच्च अधिकारियों ने केवल यही कहा था कि डॉक्टर शांत विशेष रूप से नियुक्त कैंसर विशेषज्ञ थे, लेकिन इस युवा और गंभीर दिखने वाले विशेषज्ञ शांत ने अस्पताल में 1 सप्ताह से अधिक समय तक रहने के बावजूद केवल एक ही मरीज को देखा था। भले ही इस मरीज को वास्तव में लीवर ट्यूमर का पता चला था, पर एक विशेषज्ञ के रूप में वह केवल एक ही व्यक्ति का इलाज कैसे कर सकते थे। अस्पताल में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने जिज्ञासावश चुपके से मीरा का मेडिकल रिकॉर्ड भी जांच लिया। इसलिए सभी और भी उलझन में थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मीरा की कैंसर कोशिकाओं के फैलने की वर्तमान स्थिति के आधार पर उनका पूरी तरह से इलाज करना लगभग असंभव था। ये हैरान करने वाला था कि विशेषज्ञ शांत एक ऐसे मरीज की मदद करने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे थे जो ज्यादा से ज्यादा कुछ ही साल तक जीवित रह सकती थी। हालांकि वे ज्यादातर इस बारे में निजी तौर पर बात करते थे। आखिरकार यहां तक कि निर्देशक ने भी कुछ नहीं कहा। हर कोई जानता था कि इस विशेष विशेषज्ञ की पृष्ठभूमि शक्तिशाली थी, इसलिए कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। जिस बात से हर कोई अनजान था वह ये थी कि डॉक्टर शांत को भूत हाथ वाला डॉक्टर कहा जाता था। वह लोगों को यमराज के चंगुल से छीन सकते थे और बिना कोई निशान छोड़े मार सकते थे। उनका व्यक्तित्व उदास और अप्रत्याशित था कि बैजू भी अंदाजा लगाने की हिम्मत नहीं करता था। अतीत में प्राचीन पंथ के गुरु लंबे समय से प्रकट नहीं हुए थे। डॉक्टर शांत का मारना और बचाना उनके मिजाज पर निर्भर करता था। अब जब पंथ के गुरु प्रकट हो गए थे तो वह केवल नव्या की ही सुनेंगे। अगर अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ व्यक्ति बैजू की मां होती तो कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि वह बच पाएगी या नहीं। क्या तुम्हारा पेट भर गया? वार्ड में अर्जुन ने दलिया का कटोरा पकड़े हुए मीरा से पूछा। वह पिछले कुछ दिनों से अपनी मां के साथ अस्पताल में था। सौभाग्य से उसकी मां की हालत इतनी खराब नहीं हुई थी कि वह खुद की देखभाल न कर सके, इसलिए अर्जुन इन दिनों थका नहीं था। वह केवल खाना खरीदने और दौड़ने भागने का काम संभाल रहा था। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। मेरा पेट भर गया। फिर उन्होंने भारी मन से अर्जुन को देखा और धीरे से कहा, तुम्हें हर दिन मेरे साथ यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तुम रात में घर पर ज्यादा सो सकते हो और बस दिन में आ जाना। कोई बात नहीं माँ, अगर मैं तुम्हारे पास रहूंगा तो मुझे ज्यादा तसल्ली महसूस होगी, अर्जुन ने लंच बॉक्स को रखते हुए जवाब दिया। मीरा ने आह भरी और उसे मनाने वाली ही थी जब उसने नजर उठाकर डॉक्टर शांत को दरवाजा खोलकर अंदर आते देखा। डॉक्टर शांत को देखकर अर्जुन जल्दी से खड़ा हो गया और उनका अभिवादन किया। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, जांच कैसी रही? मेरी माँ का ऑपरेशन कब हो सकता है? मीरा ने भी बेचैनी से देखा और डॉक्टर शांत ने भावहीन होकर सिर हिलाया। नतीजों में कोई समस्या नहीं है। ऑपरेशन कल होगा। ये बहुत अच्छा है। अर्जुन ने राहत की सांस ली और राहत भरी मुस्कान के साथ मीरा को देखा। मीरा को भी राहत मिली। उन्होंने डॉक्टर शांत को देखा और कहा, डॉक्टर शांत, पिछले कुछ दिनों से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। अस्पताल में अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। भले ही मीरा उन्हें सुनना नहीं चाहती थी, पर वह अनजाने में उन्हें सुन लेती थी। सब यही कह रहे थे कि डॉक्टर शांत उनके अलावा किसी और मरीज को नहीं देखते थे। हालांकि वह नहीं जानती थी कि क्यों, पर मीरा ने दिल से डॉक्टर शांत को धन्यवाद दिया। आपका स्वागत है। डॉक्टर शांत के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। वह उनसे दूरी भी बनाए रखते थे। अब से आप और कुछ नहीं खा सकती हैं। जितना हो सके उतना कम पानी पीने की कोशिश करें। डॉक्टर शांत ने ऑपरेशन से पहले के 24 घंटों से पहले ध्यान रखने वाली चीजों के बारे में याद दिलाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने ध्यान से सुना और सब कुछ याद रखा। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो ऑफिस में मुझसे मिलें। हमेशा की तरह। डॉक्टर शांत ने यह आखिरी वाक्य छोड़कर मुंह मोड़ा और चले गए। हालांकि यह डॉक्टर शांत थोड़े रूखे हैं, पर वह मां की बीमारी के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन बिस्तर पर बैठ गया और बड़बड़ाया। ये सुनकर मीरा ने हल्की सी मुस्कान दी। डॉक्टर शांत इतनी कम उम्र में विशेषज्ञ बन सके तो वह स्वाभाविक रूप से काबिल हैं। अर्जुन ने डॉक्टर शांत के बारे में और कुछ नहीं कहा। उसने तुरंत विषय बदल दिया और मीरा को देखा। कल सप्ताहांत है छोटी, और मैं तुम्हारे साथ होंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मीरा ने होठों पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कोई नहीं कह सकता था कि वह घबरा रही हैं। तभी वार्ड के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मीरा ठिठक गईं। अर्जुन को लगा कि उसकी बहन आई है, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा खुला और 50 के दशक का एक बुजुर्ग व्यक्ति दरवाजे पर दिखाई दिया।
बुजुर्ग व्यक्ति ने काले रंग का बंद गला सूट पहन रखा था। उनके आधे सफेद बाल बड़े करीने से संवारे हुए थे और उनका कद लंबा और मजबूत था। जब उन्होंने मीरा को देखा तो उनके चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान आ गई। उनकी आंखें चमकदार और जीवन से भरपूर थीं, जो एक सामान्य बुजुर्ग व्यक्ति की धुंधली नजर से बिल्कुल अलग थीं। मीरा ने पहली नजर में ही बुजुर्ग व्यक्ति को पहचान लिया और सदमे में तुरंत बिस्तर से उठ बैठी। उनकी आवाज का लहजा आश्चर्यचकित था। बुजुर्ग जिंदल। जो व्यक्ति आया था वह जिंदल समूह के वर्तमान सीईओ बुजुर्ग जिंदल, जिंदल मेघराज थे। बुजुर्ग जिंदल, आप यहाँ क्यों हैं? मीरा ने सदमे में पूछा। इस समय बुजुर्ग जिंदल पहले ही अपने सहायक के साथ वार्ड में प्रवेश कर चुके थे। सहायक कुछ खूबसूरती से पैक किए गए पूरक लिए हुए था और अंदर आते ही उन्हें वार्ड की मेज पर रख दिया। मैं तुम्हें देखने आया हूँ। बुजुर्ग जिंदल के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने मीरा को देखा और चिंता से पूछा, तुम्हारा शरीर कैसा है? अर्जुन होश में आया और जल्दी से एक कुर्सी खींच दी। बुजुर्ग जिंदल बिना किसी औपचारिकता के धीरे से बैठ गए। मीरा अपने सदमे से बाहर आई और उन्हें छुए बिना नहीं रह सकी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिंदल समूह के सम्मानित सीईओ बुजुर्ग जिंदल, जिन्हें दूसरे लोग चाहकर भी नहीं देख पाते थे, वह पहल करके उन्हें देखने अस्पताल आएंगे। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद बुजुर्ग जिंदल। मेरा ऑपरेशन कल होगा। डॉक्टर ने कहा कि मैं ठीक हो सकती हूँ। बुजुर्ग जिंदल का सामना करने पर मीरा स्वाभाविक रूप से घबरा गईं और बोलते समय तुरंत थोड़ी आरक्षित हो गईं। मानो वह मीरा की घबराहट को देख सकते थे। बुजुर्ग जिंदल मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। यह अच्छा है। जब मैंने तुम्हारा इस्तीफा पत्र देखा तो मैं हैरान रह गया। बुजुर्ग जिंदल जैसा अनुभवी व्यक्ति भी जब मीरा के इस्तीफा पत्र पर लीवर कैंसर शब्द देखता है तो हैरान हो जाता है। ये सुनकर मीरा खेद महसूस किए बिना नहीं रह सकी। इस्तीफा देना मेरा इरादा नहीं था। दुर्भाग्य से मेरे शरीर के साथ कुछ हो गया। इतने बड़े आनंदम को लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। हालांकि प्रक्रियाओं के अनुसार मुझे अनुमोदन के लिए व्यक्तिगत रूप से आपको अपना इस्तीफा पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको चिंता होगी बुजुर्ग जिंदल, कि आप मुझे देखने अस्पताल भी आएंगे। यह मेरा फर्ज है। बुजुर्ग जिंदल ने धीरे से अपना हाथ हिलाया। उन्होंने दयालु भाव से मीरा को देखा और कहा, उस दिन तुम्हारी बेटी ने मेरी जान बचाई पर मेरा धन्यवाद स्वीकार नहीं किया। मैं हमेशा से तुम्हारे परिवार को धन्यवाद देने का अवसर ढूंढ रहा था। बुजुर्ग जिंदल, आप बहुत दयालु हैं। वह दिन इतना अचानक हुआ था। अगर कोई और भी होता तो छोटी ने उनकी मदद जरूर की होती, मीरा ने जल्दी से कहा। ऐसा हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को मैं किसने बनाया? बुजुर्ग जिंदल ने मजाक किया। इससे पहले कि वह आगे बढ़ें, चूंकि डॉक्टर ने कहा कि तुम ठीक हो सकती हो, तो मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं करूंगा। मैं आनंदम में तुम्हारी जगह सुरक्षित रखूंगा। ये सुनकर मीरा चौंक गईं और उन्होंने एक चिंतित भाव प्रकट किया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, बुजुर्ग जिंदल ने उन्हें बीच में रोक दिया। ठीक है, ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित करो और ठीक हो जाओ। मैं आनंदम का प्रबंधन अस्थायी रूप से संभालने के लिए किसी को भेजूंगा। जब तुम ठीक हो जाओगी और तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी तो तुम काम पर वापस जा सकती हो। हालांकि बुजुर्ग जिंदल का लहजा उदासीन था, पर उनके शब्दों ने किसी को भी आसानी से उनका खंडन करने की अनुमति नहीं दी। मीरा को लगा कि यह अनुचित है, पर उन्होंने तुरंत मना करने की हिम्मत नहीं की। इस क्षण उनके साथ आए सहायक ने उनके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। बुजुर्ग जिंदल ने सिर हिलाया और खड़े हो गए। मुझे अभी भी कुछ काम है, इसलिए मैं पहले जाता हूँ। अस्पताल में स्थिर रहो। किसी और चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो। जब भविष्य में समय मिलेगा तो मैं तुम्हें फिर से देखने आऊंगा। उनका लहजा सामान्य था, जैसे कि मीरा उनकी पारिवारिक दोस्त हों। जिंदल समूह के सीईओ के रूप में बुजुर्ग जिंदल के पास हर दिन बहुत काम होता था। मीरा पहले ही बहुत प्रभावित थी कि वह अस्पताल में उनसे मिलने के लिए समय निकाल पाए। अब जब उन्होंने 3 लाख रुपए के वार्षिक वेतन वाली उनकी जगह भी सुरक्षित रखी थी, तो मीरा लंबे समय तक बिस्तर पर बैठी रहीं और शांत नहीं हो सकी। उन्हें नहीं पता था कि वह उत्साहित थी या आभारी, लेकिन उनके मन में मिश्रित भावनाएं थीं। जब नव्या अस्पताल पहुंची तो उसने मेज पर पूरक देखे, जिनसेंग, कॉर्डिसेप्स और अन्य सभी महंगी चीजें। वह भ्रमित भाव दिखाए बिना नहीं रह सकी। ये देखकर अर्जुन ने नव्या को बुजुर्ग जिंदल के दौरे के बारे में बताया। बुजुर्ग जिंदल। नव्या भी थोड़ी हैरान थी। जिंदल समूह के सम्मानित सीईओ आमतौर पर बहुत व्यस्त रहते थे, फिर भी वह विशेष रूप से उनकी मां आनंदम की एक मामूली महाप्रबंधक को देखने आए। हालांकि यह उचित था, अगर यह इसलिए था क्योंकि उसने उस दिन उन्हें बचाया था। बस उन्होंने उनकी मां का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। यह क्या हो रहा था? अभी किसी और चीज के बारे में मत सोचते हैं। मां का ऑपरेशन कल है, इसके बाद बात करेंगे, अर्जुन ने कहा। नव्या ने सिर हिलाया और बिस्तर के पास चली गई। वह बैठ गई और मीरा को देखकर मुस्कुराई। भाई और मैं कल तुम्हारे साथ होंगे। मां, चिंता मत करना। भाई बहन ने एक ही बात कही। मीरा लाचारी से मुस्कुराई।
तुम दोनों मेरे साथ हो तो माँ घबराएंगी नहीं। रात को आनंदम में तीसरी मंजिल पर सबसे अंदर के कमरे का दरवाजा खुला था। विवेक मुस्कुराया और अंदर के व्यक्ति से बात करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने के बाद उसके खूबसूरत चेहरे से अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई। उसने तुरंत एक वेटर को पकड़ा और पूछा, क्या तुम्हारी मैनेजर मीरा आसपास हैं? वेटर अचंभित रह गया। मैनेजर मीरा? ओह, वेटर को बात समझ आई। उसने विवेक को देखा और कहा, सर, आप मेरी दीदी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? विवेक ने सिर हिलाया। वह इस सप्ताह 2 बार मीरा को देखने आनंदम आया था। उसने उसे देखने के लिए 2 ग्रैंड स्लैम का ऑर्डर भी दिया था, पर वह दिखाई नहीं दी। वेटर मुस्कुराया और कहा, मैनेजर मीरा ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। विवेक ने भौहें चढ़ाई और आश्चर्य से वेटर को देखा। वेटर ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लगभग 1 सप्ताह हो गया है। हालांकि वह सिर्फ एक छोटा सा वेटर था। भले ही वह जानता था कि मैनेजर मीरा ने इस्तीफा दे दिया है, पर उसे कारण नहीं पता था। विवेक का दिमाग उलझन में था। उसने सोचा कि चूंकि मई अब आनंदम की मैनेजर है, तो बच्चों के साथ उसका जीवन ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मीरा इस्तीफा दे देंगी। क्या यह उसके अचानक प्रकट होने के कारण हो सकता है? क्या उसने उससे बचने के लिए इतनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ दी? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि विवेक ने खुद के बारे में बहुत ऊंचा सोचा। मीरा की शैक्षणिक पृष्ठभूमि ऊंची नहीं थी। हालांकि वह मजबूत थी और काम करने को तैयार थी, पर वह बहुत जिद्दी थी। आनंदम की महाप्रबंधक का वार्षिक वेतन लाखों रुपए था। उसकी योग्यता और क्षमताओं के साथ इस पद पर पहुंचना उसके लिए आसान नहीं था। उसे इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अब जब वह उससे फिर से मिला था, तो विवेक को और भी यकीन हो गया था कि मीरा उसके कारण चली गई थी। वह परेशान और अपराधी महसूस किए बिना नहीं रह सका। हालांकि मई के साथ उसका फिर से मिलना एक दुर्घटना थी, पर उसे उस दिन उसे परेशान नहीं करना चाहिए था। शायद इससे उसे ज्यादा चिंता नहीं हुई होती। वे दोनों 10 साल से ज्यादा समय से अलग थे और उसने हमेशा उन्हें परेशान न करने का रुख अपनाया था। उन दोनों का बिल्कुल नया जीवन था। इस समय मई शायद डर रही थी कि वह उसके और बच्चों के जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा, इसलिए उसने जानबूझकर उससे बचने की कोशिश की। विवेक ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि मीरा के लिए 3 लाख रुपए का वार्षिक वेतन उसके मुकाबले कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं था। रात को घर पहुंचने पर नव्या ने आंगन के बाहर घर में रोशनी देखी और जान गई कि दीपशेख वापस आ गया है। जब वह आंगन में घुसी, तो घर से भोजन की हल्की खुशबू आई। नव्या अपने दिल में मुस्कुराई और दरवाजा धकेलकर अंदर घुसी। इस समय खाने की मेज पर पहले ही 4 व्यंजन रखे जा चुके थे। टमाटर के साथ तले हुए अंडे, खट्टी और मसालेदार कटी हुई आलू, ब्रेस्ड पोर्क रिब्स और मिर्च के साथ तले हुए पोर्क। जैसा कि दीपशेख ने कहा था, वे सभी घर का बना खाना थे, लेकिन उसके खाने की खुशबू नाक में घुस रही थी। सिर्फ रंग देखकर ही ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। जैसे कि उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी हो, दीपशेख ने रसोई से अपना सिर बाहर निकाला। जब उसने नव्या को देखा, तो वह मुस्कुराया और कहा, सूप भी है। ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। सिर्फ एक नजर में नव्या को एहसास हुआ कि दीपशेख के बाल काले रंग में रंगे हुए थे। इतना ही नहीं, उन्हें छोटे बालों में स्टाइल किया गया था। हालांकि उसे सुंदर तो नहीं कहा जा सकता था, पर वह साफ और ताजा दिख रहा था। वह पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और आंखों को भाने वाला था। वह हाथ धोने के लिए स्नानघर गई। दीपशेख रसोई से सूप लेकर आ रहा था। उसने तुरंत एक सामान्य लहजे में कहा, आंटी का शरीर ठीक है? नव्या मेज पर बैठ गई और सिर हिलाया। काफी अच्छा। जैसे ही वह बोली, नव्या ने दीपशेख को देखा। ये देखकर कि उसने अभी भी कल वाले ही कपड़े पहने हुए हैं, उसने पूछा, क्या तुम आज कपड़े खरीदने गए थे? दीपशेख शर्मिंदगी से मुस्कुराया। हाँ, मैंने 2 सेट खरीदे। मैंने एक जोड़ी जूते और कुछ रोजमर्रा के सामान भी खरीदे। मैं एक खास जगह जानता हूँ जहाँ सस्ता मिलता है, इसलिए इन चीजों पर मैंने केवल 100 रुपए से ज्यादा खर्च किए। मेरे पास अभी भी कुछ 2.5 रुपए बचे हैं। वह आत्मविश्वास से नव्या पर भौहें उठाए बिना नहीं रह सका। नव्या हंसे बिना नहीं रह सकी। उसने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बेतरतीब ढंग से एक मुंह भर खाना उठाया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। स्वादिष्ट। हालांकि यह चियांग के मिशेलिन भोजन जितना अच्छा नहीं था, पर यह सामान्य घर के खाने वाले रेस्तरां से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट था। कोई सिर्फ एक नजर में बता सकता था कि खट्टी और मसालेदार कटी हुई आलू को सफेद सिरके के साथ तला गया था, जो उसके स्वाद के अनुकूल था। बुरा नहीं है ना? दीपशेख की आंखें चमक उठीं। हालांकि वह एक सवाल पूछ रहा था, पर वह बहुत आत्मविश्वासी था। नव्या ने सिर हिलाया और उदारतापूर्वक उसकी तारीफ की। ये स्वादिष्ट है। यह बाहर के रेस्तरां से कहीं ज्यादा बेहतर है। हाँ, तारीफ सुनकर दीपशेख फिर से आत्मसंतुष्ट महसूस करने लगा। नव्या ने दीपशेख को पर्याप्त मान देते हुए 2 कटोरी चावल खाया और 1 कटोरी सूप पिया। नव्या का पेट भरा हुआ था।
वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और दीपशेख पर नजर डाली। मेरी माँ का ऑपरेशन कल है, इसलिए पहले काम की चिंता मत करो। मैं 2 दिनों में तुम्हारे लिए इंतजाम कर दूंगी। इस समय दीपशेख ने भी अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दिए। उसने नव्या को देखा और अपने होंठ सिकोड़े, इससे पहले कि वह धीरे से कहे, असल में मैं खुद नौकरी ढूंढ सकता हूँ। देवपुरी एक बड़ा शहर है, इसलिए नौकरी ढूंढना मुश्किल नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगी, नव्या ने दृढ़ता से कहा। दीपशेख के पास कोई योग्यता नहीं थी और वह अभी तक वयस्क नहीं था। हालांकि इन दिनों बच्चों को रोजगार मिलना असामान्य नहीं था, पर उनमें से ज्यादातर अव्यवस्थित वातावरण वाले नाइट क्लब या छोटे रेस्तरां थे। काम के माहौल को एक तरफ रखकर वेतन ऊंचा नहीं था। दीपशेख जैसा एक मजबूत और युवा मजदूर वर्तमान समाज में सबसे सस्ता था। तुम्हारे काम के लिए कोई जरूरत है? नव्या ने पूछा। दीपशेख ने बिना सोचे सिर हिलाया और हंस पड़ा। मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, बस मैं पैसे कमा सकूं तो ठीक है। दीपशेख अपनी स्थितियों और क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह जानता था कि उसके पास कोई योग्यता या कौशल नहीं है और नौकरी चुनना उसकी बारी नहीं थी। नव्या ने उसकी बात पूरी तरह से नहीं सुनी। वह इसके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। उसने हिसाब लगाया कि उसे इस मामले को हल करने के लिए बैजू की मदद लेनी पड़ेगी और देखना होगा कि कंपनी में सीखने लायक कोई पद है या नहीं। दीपशेख अभी भी युवा था और उसके लिए कोई कौशल सीखना देर नहीं हुई थी। इसके अलावा नव्या बता सकती थी कि दीपशेख एक बुद्धिमान व्यक्ति था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह ईमानदार और दयालु था। नव्या ईमानदारी से उसकी मदद करना चाहती थी। रविवार को मीरा के ऑपरेशन का दिन। नव्या सुबह जल्दी अस्पताल पहुंची। मीरा ने जानबूझकर यह बात अंजलि के परिवार से छिपाई थी। उनके माता पिता को भी नहीं पता था। इसलिए आज अस्पताल में केवल नव्या और अर्जुन ही थे। सुबह 11 बजे सब कुछ तैयार था। मैं सब कुछ तुम पर छोड़ती हूँ। कोने में नव्या अपनी चिंता को छिपा नहीं सकी क्योंकि उसने डॉक्टर शांत को देखा और फुसफुसाया। हालांकि डॉक्टर शांत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर पंत गुरु का लहजा सुनकर वह भयभीत महसूस किए बिना नहीं रह सका। चिंता मत करो पंत गुरु, यह मेरे लिए सिर्फ एक मामूली ऑपरेशन है, कुछ भी गलत नहीं होगा। डॉक्टर शांत का आत्मविश्वास एक उत्तेजक की तरह था जिसने तुरंत नव्या को राहत दी। 11:30 बजे नव्या और अर्जुन की निगाहों के सामने मीरा को ऑपरेशन थिएटर में धकेल दिया गया। जिस क्षण दरवाजा बंद हुआ, नव्या और अर्जुन का दिल कस गया। अर्जुन, छोटी। अचानक किसी ने उन्हें पीछे से पुकारा। वे मुड़े और दोनों चौंक गए। चाचा वो। अर्जुन और नव्या दोनों हैरान थे। वो शोकी तेजी से पास आया। उसने अपनी आंखें उठाकर कसकर बंद ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देखा और चिंता से कहा, तुम्हारी मां अंदर चली गई। अर्जुन ने शून्य भाव से सिर हिलाया। उसने वो शोकी को देखा और पूछा, चाचा वो आप यहाँ क्यों हैं? उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। यहाँ तक कि मीरा की सगी बहन अंजलि को भी नहीं पता था। चाचा वो को तो दूर की बात है। मैं अभी तुम्हारी माँ को ढूंढने तुम्हारे घर गया था, पर तुम घर पर नहीं थे। घर पर एक युवक ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ का ऑपरेशन आज है और तुम सब अस्पताल में हो। इसलिए मैंने पता पूछा और जल्दी से आया, वो शोकी ने कहा। वह युवक स्वाभाविक रूप से दीपशेख था। युवक अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसने उलझन भरी नजर से नव्या की ओर मुंह किया। नव्या ने असहजता से खांसा। भाई, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। अर्जुन संदेह में था, पर वह अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता था। वह ऐसा कुछ हद से बाहर नहीं करेगी, जैसे कि अपने प्यार को घर लाना। वो शोकी के विचार उन दोनों पर नहीं थे। एक चिंतित नजर के साथ उसने तुरंत कहा, तुम्हारी माँ की हालत कैसी है? उन्हें कौन सी बीमारी है कि उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है? अर्जुन ने पहले वो शोकी को गलियारे में एक कुर्सी पर खींच लिया और बैठ गया। फिर उसने कहा, चाचा वो चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, वह निश्चित रूप से ठीक हो सकती हैं। अर्जुन ने लीवर कैंसर का जिक्र नहीं किया, इस डर से कि यह चाचा वो को डरा देगा। इन वर्षों में उनकी मां अकेले दोनों बच्चों की देखभाल कर रही थी। अगर चाचा वो ने उनकी मदद नहीं की होती तो मुश्किलें कल्पना से परे होती। इसलिए चाचा वो के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के अलावा नव्या और अर्जुन ने लंबे समय से उन्हें अपने बड़े चाचा और छोटे चाचा से भी ज्यादा नजदीकी परिवार के सदस्य के रूप में माना था। ये सुनकर वो शोकी ने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा है कि वह ठीक हैं। वो शोकी मीरा के लिए चिंतित था, इसलिए उसे तसल्ली महसूस करने के लिए उन्हें सुरक्षित बाहर आते हुए अपनी आंखों से देखना था। इसलिए वह दोनों बच्चों के साथ वहां बैठा रहा और इंतजार करता रहा। नव्या और अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और गलियारे के आखिरी छोर पर चले गए। कौन युवक? वह कौन है? जियाची? अर्जुन नव्या से पूछे बिना नहीं रह सका। उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर ली। वह अपनी बहन को सबसे अच्छी तरह जानता था। एक पुरुष सहपाठी की तो बात ही छोड़ो, शिवानी ही एकमात्र समान लिंग की दोस्त थी जो बचपन से उसके साथ खेली थी।
इसलिए अपने चचेरे भाई जियाची के अलावा वह किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था। नव्या शुरू में अपने भाई को इस बारे में नहीं बताना चाहती थी। दीपशेख के लिए नौकरी ढूंढने और उसके रहने की जगह इंतजाम करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से चला जाएगा, इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा। अचानक चाचा बू को उनके घर का रास्ता मिल गया। ये जानते हुए कि वह अब इसे छिपा नहीं सकती, नव्या ने अर्जुन से कहा, वह जियाची नहीं है, वह दीपशेख है। दीपशेख। अर्जुन ने एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपने दिमाग में नाम दोहराया इससे पहले कि वह एक चौंका हुआ भाव प्रकट करे। रौनक बार से दीपशेख। वह अनिश्चित लग रहा था क्योंकि अर्जुन अपनी बहन को दीपशेख से नहीं जोड़ सका। नव्या ने केवल उदासीनता से सिर हिलाया। जब मैं उस दिन तुम्हें ढूंढने बाहर गई थी तो मैं लवकेश और बाकी लोगों से टक्कर खा गई। उस समय लवकेश मुझसे बात करने आया। दीपशेख को डर था कि मैं परेशान हो जाऊंगी, इसलिए उसने मेरी मदद के लिए छलांग लगाई। इसलिए उसने लवकेश को नाराज कर दिया और अपनी नौकरी खो दी। मैंने देखा कि उसके पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं थी। इसके अलावा वह मेरी वजह से इस हालत में फंस गया, इसलिए मैं उसे अस्थायी रूप से घर ले आई। नव्या ने एक कहानी सुनाई, पर इसे झूठ नहीं माना जा सकता। ज्यादा से ज्यादा उसने ये तथ्य छिपाया कि उसने लवकेश पर बदला लिया और उसे पीटा। हालांकि अर्जुन इन शब्दों से हक्का बक्का रह गया। थोड़ी देर बाद वह होश में आया और चिंता से पूछा, तुम ठीक हो? क्या लवकेश ने तुम्हें परेशान किया? नव्या ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। ये बार के बाहर था। बहुत सारे लोग थे, इसलिए उसने हद पार करने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन ने राहत की सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। अर्जुन और दीपशेख ने रौनक बार में 1 साल से ज्यादा समय तक एक साथ काम किया था। वह 1 साल छोटा था और आमतौर पर उसे अर्जुन भाई कहता था। इसलिए अर्जुन उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता था। उसके सुनहरे बाल थे और वह एक गुंडा जैसा दिखता था, पर वास्तव में अपनी हड्डियों में बहुत ईमानदार था। वह हर महीने कमाए गए पैसे अपनी पढ़ाई कर रही बहन को उसके रहने के खर्च के रूप में देता था। यह उसकी स्थिति के बहुत समान था, इसलिए वे दोनों हमेशा अच्छे संबंधों में थे। लेकिन इसके बावजूद उसकी बहन आखिरकार एक लड़की थी। घर पर कोई और नहीं था। उसके भाई के रूप में अर्जुन अभी भी चिंतित था। मैं आज रात वापस जा रहा हूं, अर्जुन ने कहा। नव्या ने सिर हिलाया और विरोध नहीं किया। इंतजार हमेशा लंबा होता है। जब दोपहर में 3 बज चुके थे तो ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर लाल बत्ती आखिरकार बुझ गई। दरवाजा खुला और 2 नर्सों ने एक कार्ड को बाहर धकेल दिया। मीरा की आंखें बंद थीं क्योंकि वह वहां इमोशनलेस लेटी हुई थी। नव्या, अर्जुन और वो शोकी ने जल्दी से उन्हें घेर लिया। नज ने ये देखा और कहा, परिवार के सदस्यों, चिंता मत करो। ऑपरेशन सुचारू रूप से चला। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने डॉक्टर शांत को अपना मास्क उतारते और बाहर आते देखा। अर्जुन आवेग में आकर उन्हें धन्यवाद देने गया। डॉक्टर शांत, आपका बहुत धन्यवाद। जैसे ही वह बोला, उसकी आंखें लाल हुए बिना नहीं रह सकी। भले ही डॉक्टर शांत उन्हें बताते रहे कि कोई समस्या नहीं है, पर उनके बेटे के रूप में वह पूरी तरह से आराम से कैसे रह सकता था। अब जब ऑपरेशन सफल हो गया था तो अर्जुन को राहत मिली। वह इतना उत्साहित था कि उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। डॉक्टर शांत हमेशा की तरह उदासीन थे। उन्होंने बस अर्जुन को सिर हिलाया। चूंकि वहां दूसरे लोग भी मौजूद थे, डॉक्टर शांत ने केवल नव्या पर एक नजर डाली और कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने नर्स को मीरा को गहन देखभाल इकाई में धकेलने और 24 घंटे तक निगरानी करने का निर्देश दिया। ये कदम केवल अस्पताल की प्रक्रियाओं का पालन कर रहा था। डॉक्टर शांत के हाथों से गुजरने वाले मरीजों को कभी भी निगरानी की जरूरत नहीं पड़ी। परिवार के सदस्य गहन देखभाल इकाई में प्रवेश नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने मीरा को अंदर धकेल दिया तो उन्हें ठीक बाहर रुकना पड़ा। चाचा वो, नव्या वो शोकी के पास चली गई और कहा, आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। मेरी माँ अब ठीक है, इसलिए आप वापस जा सकते हैं। आपके परेशान और थके होने पर हम जूनियरों को बुरा लगता है। वुशोकी ने कांच के माध्यम से मीरा को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उनका दिल उनके लिए दुखी था, पर वह इन भावनाओं को नहीं दिखा सकते थे। सबकी नजरों में वह और मीरा सिर्फ दोस्त थे। उन्होंने अपने शुरुआती सालों में अपनी पत्नी को खो दिया था और मीरा को शादी से पहले एक बच्चा था। जब वे बातचीत करते थे तो उन दोनों को सावधान रहना पड़ता था, अन्यथा गपशप का एक और दौर होगा। उन्हें खुद इसकी परवाह नहीं थी, पर वह नहीं चाहते थे कि मीरा को दुख हो। उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, मैं पहले वापस जाता हूँ। अगर कुछ होता है तो मुझे ढूंढना। जबकि अर्जुन चाचा वो को विदा कर रहा था, नव्या डॉक्टर शांत के ऑफिस चली गई। पंत गुरु, जब उसने नव्या को देखा तो डॉक्टर शांत जल्दी से खड़े हो गए। नव्या ने अपना हाथ हिलाया और उसे बैठकर बात करने का इशारा किया। फिर वह डॉक्टर शांत के विपरीत चली गई और बैठ गई। उसने डॉक्टर शांत को देखा और पूछा, क्या सिर्फ एक ऑपरेशन काफी होगा? डॉक्टर शांत ने सिर हिलाया। एक काफी है।
मैं भविष्य में दवा व्यक्तिगत रूप से तैयार करूंगा। पंत गुरु, चिंता मत करो। तभी नव्या को पूरी तरह से राहत मिली। रात को अर्जुन और नव्या घर गए। दीपशेख रसोई में उसके द्वारा खरीदी गई बास मछली को साफ कर रहा था। जब उसने अचानक अर्जुन को वापस आते देखा तो वह चौंक गया। अर्जुन भाई, दीपशेख ने जल्दी से नल से अपने हाथ धोए और तेजी से अर्जुन के पास चला गया। अर्जुन ने उसके द्वारा खरीदे गए भोजन और रसोई में आधा तैयार बास मछली को देखा। फिर उसने दीपशेख को देखा, जिसने अपना रूप बदल लिया था। वह थोड़ा हैरान था। उसने दीपशेख को लंबे समय तक घूरा, इससे पहले कि वह धीरे से कहे। छोटी ने कहा कि तुम घर पर ठहर रहे थे, इसलिए मैं देखने आया। दीपशेख ये सुनकर शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ करना अर्जुन भाई। नव्या ने मुझे पनाह दी क्योंकि उसने देखा कि मेरे पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं थी। जैसे कि वह जानता हो कि अर्जुन को किस बात की चिंता थी। दीपशेख ने गंभीर चेहरे के साथ जल्दी से आश्वासन दिया, अर्जुन भाई चिंता मत करो। मैं ईमानदार और आज्ञाकारी होने का वादा करता हूं और तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। जैसे ही वह बोला, उसने नव्या को देखा और मन ही मन सोचा, जो तुम्हारी इस बहन के साथ बेईमान होने की हिम्मत करते हैं, वे मौत को न्योता देने जैसा है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और न ही हिम्मत। दीपशेख का रवैया देखकर अर्जुन मुस्कुराया। उसने हमेशा दीपशेख पर भरोसा किया था, पर चूंकि उसे इस मामले के बारे में पता चला था, इसलिए उसे वापस आकर देखना चाहिए था। आखिरकार एक बड़े भाई के रूप में वह अपनी बहन के बारे में चिंता किए बिना नहीं रह सका। हालांकि अंत में वह दीपशेख को निशाना नहीं बना रहा था। अर्जुन रात के खाने के बाद नहीं रुका। वह अभी भी अपनी मां को अस्पताल में अकेला छोड़ने के बारे में चिंतित था, खासकर जब उन्होंने अभी अभी अपना ऑपरेशन पूरा किया था। इसलिए उसने कुछ साफ कपड़े लिए और नव्या और दीपशेख से बात करने के बाद रात में चला गया। जहां तक नव्या ने उसे पहले बताई गई कहानी की बात है, अर्जुन को अपनी बहन पर भरोसा था, इसलिए उसने दीपशेख से इसकी पुष्टि नहीं की। अगले दिन सरस्वती विद्या मंदिर में एक काली ऑडी कार धीरे से दरवाजे पर रुकी। वरुण ने सरस्वती विद्या मंदिर की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और एक कंधे पर एक बैग टांगकर नीचे उतरा। जब से गर्म झरने वाले विला में आग लगी थी, वरुण घर पर ठीक हो रहा था। वह केवल एक सप्ताह के बाद स्कूल वापस आया। युवा मालिक साथ आया ड्राइवर ने कार से अपना सिर बाहर निकाला और वरुण को देखा। दोपहर में अपनी दवा लेना मत भूलना। हालांकि पिछली घटना खतरनाक थी, पर यह बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी। लेकिन फिर भी इससे वरुण का शरीर बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था, जहां उसका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। और भले ही वह पढ़ाई के लिए स्कूल वापस आ सकता था, पर उसे अभी भी कुछ दवा लेने की जरूरत थी। समझ गया। वरुण ने कार का दरवाजा बंद किया और सहजता से जवाब दिया। उसने नजर उठाई और नव्या को दूर से धीरे धीरे आते देखा। खुशी से वह मुस्कुराया और तेजी से उसके पास दौड़कर गया। नव्या। उसकी आवाज न तो जोरदार थी और न ही धीमी। इस समय स्कूल का दरवाजा छात्रों से भरा हुआ था। साल एक के पुरुष देवता के रूप में वरुण को कौन नहीं जानता था। एक पल के लिए सबने एकजुट होकर वरुण को देखा। जब उन्होंने कुछ दिनों तक गायब रहने के बाद वरुण को अचानक आसपास देखा, तो उनकी आंखों में सदमा दिखा, इससे पहले कि भावनाएं उनके दिल को भर दें। जब वरुण आसपास नहीं था, तो उसके और ईशा के बीच अफवाह एक पूरे सप्ताह तक बवंडर की तरह स्कूल में फैल गई। मूल रूप से ये सिर्फ साल एक के बीच एक जीवंत अफवाह थी, पर किसी कारण से अब पूरा स्कूल इसके बारे में जानता था। इस समय बहुत सी लड़कियां आकर्षक भावों के साथ वरुण को देख रही थीं। कुछ अनिच्छुक थीं, कुछ नाराज थीं और कुछ दुखी थीं। कुछ लड़कों की निगाहें भी दोस्ताना नहीं थीं। आखिरकार ईशा बहुत से लोगों के लिए एक देवी थी। रोहन और बाकी ने अफवाहों के बारे में अपने मुंह बंद रखे थे। उन्होंने निजी तौर पर वरुण को इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि यह एक महामारी की तरह था जो बहुत तेजी से फैल गई थी और सुबह तक ये पहले ही एक अनियंत्रित चरण पर पहुंच चुकी थी। जब उन्होंने सोचा कि वरुण अभी भी ठीक हो रहा है, तो वे उसकी परेशानियों को बढ़ाना नहीं चाहते थे। इसलिए वरुण सबके निगाहों से भ्रमित था। नव्या भी जब उसने वरुण को देखा तो हक्का बक्का रह गई। वे दोनों स्कूल के दरवाजे पर खड़े थे। नव्या ने उसे सिर से पैर तक देखा, इससे पहले कि मुस्कुराए। क्या तुम अब ठीक हो? लगभग, वरुण ने जवाब दिया, पर उसने जिज्ञासा से चारों ओर देखा। क्योंकि इन लोगों की निगाहों ने उसे असहज महसूस कराया। वह अनुपस्थिति के दौरान क्या हुआ था, इसका अंदाजा लगाए बिना नहीं रह सका। क्या चल रहा है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई मुझे देख रहा है? वरुण ने भौहें चढ़ाई और धीमी आवाज में पूछा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वरुण इतना संवेदनशील था। वह स्कूल में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था और दूसरों के लिए उसे दूसरी बार देखना सामान्य था। हालांकि आज स्पष्ट रूप से अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों की आंखें उस पर टिकी हुई थीं, और वे पहले से कहीं ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण थीं। नव्या ने स्वाभाविक रूप से आसपास के लोगों की अजीब निगाहों को भी महसूस किया। यहां तक कि वह, जो वरुण के सामने खड़ी थी, उनसे बच नहीं सकी।
उस क्षण नव्या पहले ही हर चीज से प्रतिरक्षा कर चुकी थी। वह शांति से स्कूल की ओर चली गई और पूछा, रोहन और बाकी ने तुम्हें नहीं बताया? वरुण पहले ही संदेह में था, इसलिए जब उसने नव्या के शब्द सुने तो वरुण को लगा कि कुछ और भी संदिग्ध है। वह जल्दी से नव्या के पास चला गया और कहा, नहीं, क्या चल रहा है? क्या यह मुझसे जुड़ा हुआ है? अब स्कूल में हर कोई जानता है कि तुम ईशा के साथ हो। नव्या ने लाचार होकर कंधे उचकाए और इसे छिपाया नहीं। इस मामले को छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। वरुण मूर्ख नहीं था, भले ही उसने उसे अब नहीं बताया, पर वह एक क्लास के बाद जान जाएगा। क्या? वरुण को लगा जैसे ये सुनकर उस पर बिजली गिरी हो। उसका खूबसूरत चेहरा अविश्वास से भर गया था और उसके गुलाबी होंठ हिले। अंत में वह नाराज हुए बिना नहीं रह सका। मैं और कौन? मैं और ईशा। ये बहुत हास्यास्पद था। जल्दी में वरुण ने नव्या को देखा और कहा, नव्या, ये पूरी तरह से झूठ है। इसे गंभीरता से मत लेना। वरुण हमेशा एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति रहा है, पर इस पल उसका दिल गुस्से से जल रहा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अगर यह पहले होता तो वह कुछ हानिरहित अफवाहों को दिल पर कभी नहीं लेता। पर अब यह अलग है। उसे पहले से ही कोई पसंद था। उसे डर था कि ये हास्यास्पद अफवाहें नव्या को उसके खिलाफ नाराजगी पैदा कर सकती हैं। इसलिए वरुण की पहली प्रतिक्रिया नव्या को समझाना था। भले ही इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, पर वह आखिरकार इस सप्ताह स्कूल में नहीं था। जैसे ही वह बोल चुका, वरुण ने नव्या की प्रोफाइल को घबराहट से देखा ताकि उसकी अभिव्यक्ति और प्रतिक्रिया को देख सके। अप्रत्याशित रूप से नव्या हल्के से हंस पड़ी और आकस्मिक रूप से वरुण को देखा। उसने लाचारी से कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं इसे गंभीरता से लेती हूं या नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि दूसरे इसे गंभीरता से लेते हैं। वरुण अवाक रह गया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। उसका लहजा आरामदेह लग रहा था, जैसे कि इस मामले ने उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया हो। वरुण का सीने में कस गया और उसकी आंखों में उदासी का एक निशान भर गया। क्या उसे वास्तव में फर्क नहीं पड़ा? जब उसके साथ दूसरी लड़कियों की अफवाहें फैलती थी तो क्या उसे बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं हुआ? क्या उसे बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं हुआ? वरुण कुछ कहने वाला ही था जब उसके पीछे से एक कोमल और कमजोर आवाज आई, जैसे वसंत में एक लाख। वह मुड़ा और ईशा को एक सफेद उच्चस्तरीय सूट में मुस्कान के साथ दौड़ते हुए देखा। नव्या के शब्दों के कारण वरुण की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी। जब ईशा उसके पास आई तो उसने कहा, वरुण, तुम इतनी जल्दी स्कूल वापस क्यों आ गए? तुम इतने अच्छे नहीं लग रहे हो। उसका लहजा चिंता से भरा हुआ था और उसकी पानी जैसी आंखों की जोड़ी ने दोस्ती का कुछ संकेत प्रकट किया। ऐसी ईमानदार ईशा का सामना करने पर वरुण मुड़कर चला नहीं गया, पर उसका लहजा अधिक उदासीन था। मैं लगभग ठीक हूँ। जैसे कि उसने वरुण की असामान्य स्थिति और उसके लहजे में दूर के एहसास को महसूस नहीं किया हो, ईशा ने अपनी आंखें चौड़ी की और अपने होठों को घुमाया। उसने एक खुशमिजाज अभिव्यक्ति प्रकट की। ये बहुत अच्छा है। तुम जानते हो, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में चिंतित थी। मैंने दोबारा अस्पताल जाने के लिए समय भी निकाला, पर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें छुट्टी मिल गई है। वे दोनों स्कूल की इमारत के सामने सीढ़ियों पर खड़े थे। वरुण को नहीं पता था कि यह उसकी कल्पना थी, पर उसने महसूस किया कि ईशा की आवाज पहले से 2 से 3 डेसिबल ज्यादा जोर से थी। अफवाहों के कारण इसने हर किसी को परेशान कर दिया। अब ईशा की जोरदार आवाज के कारण हर किसी ने उन्हें देखा। वरुण को इस समय अपने चारों ओर सब कुछ खतरे में लग रहा था। दूसरे लोगों की निगाहों से उसे लग रहा था जैसे उनके भीतर अनंत छिपी हुई बातें हैं। ईशा से कोई लेना देना नहीं चाहते हुए वरुण ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और नव्या की ओर देखने के लिए मुड़ा। खाली नव्या उसका इंतजार नहीं कर रही थी। उसके दिल में निराशा का एक अंश उमड़ आया और उसकी पहले से चमकीली आंखें मंद पड़ गईं। कक्षा के भीतर प्रिया ने नव्या को अंदर आते ही खींचकर उसकी सीट पर बैठा दिया। प्रिया अपनी उत्तेजना छिपा नहीं पा रही थी। ये देखकर नव्या थोड़ी हैरान हुई। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? ऐसी क्या बात है जिससे तुम इतनी खुश हो? प्रिया के चेहरे पर एक उत्साहित भाव था, मानो डर रही हो कि कोई और सुन न ले। वह तुरंत नव्या के करीब झुकी और उसके कान में फुसफुसाया, मैं एक फिल्म की शूटिंग करने जा रही हूँ। शूटिंग? नव्या हक्की बक्की रह गई और प्रिया की ओर हैरानी से देखा। प्रिया की आंखें चमक उठी। उसने सिर हिलाया और फुसफुसा कर कहा, मेरे पारिवारिक समूह के तहत एक मनोरंजन कंपनी ने कुछ समय पहले एक यूथ ड्रामा में निवेश किया है। मैं शुरू में जिज्ञासावश कास्टिंग हॉल में गई थी, लेकिन कौन जानता था कि निर्देशक विपुल मुझे पसंद कर लेंगे। निर्देशक विपुल? नव्या चौंक गई। वह इस निर्देशक को जानती थी। विपुल को मनोरंजन उद्योग में एक खुदाई करने वाला कहा जाता था। उनके दृश्यों की शूटिंग के बाद वे प्रसिद्ध हो जाते थे, भले ही उन्होंने कोई भी भूमिका निभाई हो। संक्षेप में, हालांकि उनके नाटकों की अक्सर आलोचना होती थी, पर जिसने भी उनमें अभिनय किया उसकी प्रसिद्धि को कोई रोक नहीं सकता था। मनोरंजन उद्योग में प्रसिद्ध होना ही राजा है। मुख्य अभिनेत्री?
नव्या भी थोड़ी उत्सुक थी और प्रिया से पूछने के लिए उसके पीछे पड़ी। ये सुनकर प्रिया ने तुरंत अपनी आंखें घुमाईं। ये कैसे संभव है? तीसरी मुख्य अभिनेत्री, मैं मुख्य अभिनेता की छोटी बहन बनूंगी। ये भी बुरा नहीं है। तारा ने तीसरी मुख्य अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन अपनी मनमोहक भूमिका के कारण उसने बहुत सारे प्रशंसक आकर्षित किए। पिछले साल और इस साल दोनों बार उसने आकाशगंगा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। अब वह एक ए-लिस्ट महिला स्टार है। नव्या मुस्कुराई और प्रिया को प्रोत्साहित किया। अप्रत्याशित रूप से तारा का नाम सुनते ही प्रिया और भी उत्तेजित हो गई। उसने नव्या का हाथ खींचा और पैर पटकते हुए लगभग रो पड़ी। नव्या, मुख्य अभिनेत्री तारा है। ये वही है, मेरी आदर्श। नव्या, तारा लगातार 2 वर्षों तक आकाशगंगा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला हस्ती थी। वह एक यूथ ड्रामा से चीन टेलीविजन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हस्ती थी। इसके अलावा तब वह केवल 17 वर्ष की थी। तारा पहले ही 20 वर्ष की हो चुकी थी। वह युवा पीढ़ी में पहले से ही सबसे सफल और सबसे लोकप्रिय लिस्ट अभिनेत्री थी। हालांकि मनोरंजन उद्योग में एक अलिखित नियम था। जो फिल्मों में अभिनय करते थे वे टेलीविजन नाटकों में अभिनय करने वालों को नीचा देखते थे, और जो टेलीविजन नाटकों में अभिनय करते थे वे गाने वालों को नीचा देखते थे। तारा की प्रबंधन कंपनी उसे संजोती थी, इसलिए हालांकि तारा ने एक टेलीविजन नाटक में सहायक भूमिका के साथ शुरुआत की थी, प्रसिद्ध होने के बाद उसके प्रबंधक ने टेलीविजन नाटकों के लिए पटकथाएं स्वीकार करना बंद कर दिया और केवल फिल्में स्वीकार की। दूसरी ओर तारा का अभिनय कौशल उत्कृष्ट था और उसके पास विविध भूमिकाएं और शैलियां थीं। देश के प्रसिद्ध निर्देशकों द्वारा उसे खूब पसंद किया गया और केवल 2 वर्षों में उसने सभी प्रमुख पुरस्कारों पर कब्जा कर लिया था। पिछले साल बसंत फूल पतझड़ चांद नामक एक फिल्म में एक गांव की लड़की की भूमिका ने उसे आकाशगंगा पुरस्कार, स्टार पुरस्कार और पुष्प पुरस्कार दिलाया। वह इन तीनों बड़े पुरस्कारों के लिए सुर्खियों में थी और कोई भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए नव्या इतनी हैरान थी जब उसने सुना कि मुख्य अभिनेत्री तारा है। हर कोई जानता था कि निर्देशक विपुल केवल टेलीविजन नाटकों की शूटिंग करते थे। क्या तारा केवल फिल्में स्वीकार नहीं करती थी? नव्या ने बेझिझक पूछा। ये सुनकर प्रिया ने अपने होंठ भींचे। पैसा दुनिया को घुमाता है। जाहिर है, तारा को टेलीविजन नाटक में अभिनय करने के लिए वापस लाने के लिए उन्हें भारी निवेश करना पड़ा होगा। ये कितना है? नव्या ने भौहें चढ़ाकर पूछा। टैक्स के बाद 8.5 करोड़ रुपये। ये राशि बताते समय प्रिया, जो कि प्रिया समूह की बेटी थी, भी अपनी गर्दन सिकोड़े बिना नहीं रह सकी। नव्या और भी स्तब्ध थी। हालांकि भविष्य में फिल्म उद्योग तेजी से विकसित हो रहा था। 2002 में एक टेलीविजन नाटक में 20 से 30 एपिसोड होते थे। एक नाटक के लिए 8.5 करोड़ रुपये का मतलब था कि प्रत्येक एपिसोड पर 4 लाख रुपये तक खर्च आता था। इसे आसमान छूती कीमत कहा जा सकता था। शुरुआत में वह अभी भी मकाऊ की यात्रा के बाद अन्य क्षेत्रों में एक सहायक कंपनी स्थापित करने के बारे में सोच रही थी। अब विचारों के साथ नव्या को एक दिशा मिल गई थी। मनोरंजन उद्योग भविष्य में युवा पीढ़ी की दिशा थी। चाहे वह गायक हो या अभिनेता, एक बार प्रसिद्ध होने के बाद वे मनोरंजन कंपनी को समृद्ध रिटर्न लाएंगे। इसके अलावा जब तक एक मनोरंजन कंपनी बाजार के प्रति संवेदनशील थी और बाजार की दिशा को नियंत्रित कर सकती थी, तब तक वे कुछ लोगों को बढ़ावा देकर कंपनी के लिए जल्दी से पैसा कमा सकते थे। मैं हमेशा से अभिनय करना चाहती थी, प्रिया ने अचानक कहा। मेरे प्रिया एंटरटेनमेंट ग्रुप में एक साल में दर्जनों टेलीविजन नाटक और फिल्में बनती हैं, लेकिन मेरे पिता नहीं चाहते कि मैं एक अभिनेत्री बनूं। अगर मैं अपने आदर्श के साथ प्रोडक्शन टीम में प्रवेश करने के लिए उन्हें आधे महीने तक विनती नहीं करती और निर्देशक विपुल के आग्रह को न जोड़ती, तो मेरे पिता सहमत नहीं होते। जैसे ही वह बोली, प्रिया ने असहाय होकर होंठ भींचे। ये देखकर नव्या असहाय होकर मुस्कुरा दी। वह समझ गई थी, प्रिया समूह जैसे बड़े निगम की बेटी के रूप में हर कोई निश्चित रूप से उसे लाड प्यार करता होगा। एक अभिनेत्री के रूप में वह सतह पर ग्लैमरस दिखती थी, लेकिन वास्तव में उसे थकान का सामना करना पड़ता था। वह शायद अपनी बेटी को ये कठिन काम नहीं करने देना चाहते थे। कक्षा शोरगुल वाली थी जब अचानक वह शांत हो गई। प्रिया डर रही थी कि दूसरे उसे सुन लेंगे, इसलिए उसने जल्दी से बात करना बंद कर दिया। नव्या ने ऊपर देखा और तुरंत समझ गई। वरुण और ईशा कक्षा में दाखिल हुए। इस अफवाह वाले जोड़े का एक साथ कक्षा में आना अफवाहों की पुष्टि करता था। हर किसी की निगाहें तुरंत स्पष्ट हो गईं। वरुण जानता था कि ऐसा होगा और वह क्षण भर के लिए परेशान हो गया। उसने सिर झुकाया और जल्दी से अपनी सीट की ओर चला गया। ईशा दूसरी ओर मुस्कुराई। उसका चेहरा लाल था क्योंकि वह शर्माते हुए बैठ गई। वह जानता है। वरुण के चेहरे को देखकर प्रिया ने यह अनुमान लगाया। उसने तुरंत नव्या को पलक झपकाए। नव्या ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने उसे बताया था। वरुण ने एक शब्द नहीं कहा। उसने अपने बैग से एक पेंसिल बॉक्स और एक किताब निकाली। उसने पेंसिल बॉक्स खोला और एक चांदी सलेटी रंग का पेन देखा।
वरुण की निगाहें नर्म पड़ गईं, क्योंकि उसने फाउंटेन पेन को ध्यान से उठाया। उसका मिजाज तुरंत सुधर गया। ईशा ने ये दृश्य देखा। उसने वरुण के हाथ में फाउंटेन पेन को देखा और हैरान रह गई। जब उसने वरुण को फाउंटेन पेन दिया, तो उसने विशेष रूप से देखा था कि वरुण के बैग में फाउंटेन पेन उसी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का था, इसीलिए उसने वह ब्रांड खरीदा था। हालांकि वरुण एक स्थानीय रूप से निर्मित देशमित्र फाउंटेन पेन पकड़े हुए था। हालांकि ये देश में एक शीर्ष स्तरीय स्टेशनरी ब्रांड था, लेकिन यह उस अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की तुलना में कुछ भी नहीं था जो उसने उसे दिया था। वह खुद को वरुण के खुले पेंसिल बॉक्स की ओर देखने से नहीं रोक पाई, लेकिन वह उसे नहीं देख पाई जो उसने उसे दिया था। वरुण, मैंने जो फाउंटेन पेन तुम्हें दिया था उसे इस्तेमाल करना याद रखना। हालांकि यह एक लिमिटेड एडिशन है, तुम्हें इसे इस्तेमाल करने में अनिच्छुक महसूस करने की जरूरत नहीं है। ईशा खुद को कहने से नहीं रोक पाए। मैंने उसे उस हॉट स्प्रिंग विला में छोड़ दिया है, वरुण ने बेपरवाह होकर कहा, उसके लहजे में कोई माफी नहीं थी। ईशा, क्या वह विशेष रूप से उसे खोजने के लिए वापस नहीं गया था? क्या ये हो सकता है कि उस दिन धुआं बहुत तेज था कि वह उसे ढूंढ नहीं पाया? इस विचार पर ईशा को राहत मिली। उसने समझते हुए मुस्कुराया। ये सच है, आग बहुत तेज थी और विला धुएं से भरा हुआ था। जाहिर है, तुम उसे ढूंढ नहीं पाए होगे। कोई बात नहीं, अगर वह खो गया तो खो गया। मैं तुम्हें बाद में दूसरा दूंगी। ईशा ने वरुण के हाथ में चांदी सलेटी पेन की ओर देखा। क्या तुम्हें अब भी देशमित्र फाउंटेन पेन पसंद है? ईशा की आवाज कोमल और मधुर थी। हालांकि वरुण भ्रमित था और उसे लगा कि ईशा शोरगुल मचा रही है। उसकी सुंदर भौहें अनजाने में सिकुड़ गईं और वरुण ने बेसब्री से कहा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रह सकती हो? ईशा, भले ही वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, वरुण का गुस्सा देखना मुश्किल नहीं था। ईशा ने अपने होंठ भींचे और वरुण को देखते हुए व्यथित हो गई। वरुण ने उसकी ओर देखा भी नहीं। ईशा ने लंबे समय तक खुद को गलत महसूस किया, लेकिन फिर भी उसने खुद को इसे रोकने के लिए मजबूर किया। वरुण मूर्ख नहीं था। वह एक सप्ताह से स्कूल में नहीं था, फिर भी उसके और ईशा के बारे में अफवाहें स्कूल में फैल गई थीं। हर कोई इसके बारे में जानता था। वह अंधेरे में रखा गया था क्योंकि वह आसपास नहीं था, लेकिन दूसरे पक्ष के रूप में, क्या ईशा को चीजों को समझाना और स्पष्ट नहीं करना चाहिए था? अगर ईशा संदेह से बचना चाहती थी, तो वह उससे बचती और उसके साथ ठंडा व्यवहार करती। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अफवाह का ईशा पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। उसने असामान्य चिंता और गर्मजोशी भी दिखाए। वरुण के दिल में ईशा अधिक से अधिक एक स्थानांतरित छात्रा थी। दोनों एक दूसरे को केवल थोड़े समय के लिए जानते थे और उन्हें दोस्त भी नहीं माना जा सकता था। वह उसके प्रति इतनी चौकस क्यों थी? वे अब बच्चे नहीं थे। 14 या 15 साल की उम्र में, ये वह अवधि थी जब हार्मोन स्रावित होते थे। हर कोई रिश्तों के प्रति बहुत संवेदनशील था। ईशा की भावनाएं उसके चेहरे पर लिखी थीं। हालांकि वरुण के पास ईशा के विचारों की परवाह करने का समय नहीं था। उसका सारा ध्यान नव्या पर था और उसके विचार विरोधाभासी थे। वह आशा कर रहा था कि नव्या कम से कम पूरी घटना के कारण दुखी महसूस करेगी, लेकिन उसे ये भी डर था कि नव्या इस कारण दुखी होगी। हालांकि ये देखकर कि नव्या दुखी नहीं थी, वह खुद दुखी महसूस कर रहा था। दूसरे पीरियड के दौरान जब ईशा बाथरूम गई, तो रोहन वरुण के पास गया। क्या हुआ? तुम पूरी सुबह से अपना मुंह फुलाए हुए हो। वरुण का रूप धूपदार और सुंदर था। उसकी मुस्कान और भी मनमोहक थी। यही वजह थी कि कई लड़कियों ने उसका पीछा किया था। उसके लिए एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाना दुर्लभ था। वरुण ने रोहन को नाखुशी से देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया। रोहन, क्या हो रहा है? क्या मैंने उसे नाराज कर दिया? ये सब स्कूल में उन अफवाहों के कारण है, गौरव ने बेपरवाही से कहा, जैसे ही वह आगे बढ़ा और अपना चश्मा समायोजित किया। रोहन ने असहाय होकर अपने होंठ सिकुड़े। जब उसने ये सुना, तो उसने वरुण की ओर देखा और कहा, भाई, इसके लिए हमें दोष नहीं दिया जा सकता। तुम नहीं जानते कि वह लड़की, ईशा, कितनी शक्तिशाली है। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह तुम्हारी छुट्टी के लिए आवेदन करने में मदद कर रही हो, लेकिन उसने पूरी तरह से अंतरंग लहजा अपनाया। दूसरों के लिए ज्यादा सोचना असंभव नहीं है। केवल एक सुबह में अफवाहों के दर्जनों संस्करण थे। हम सबके पास मुंह हैं। हम तुम्हारे लिए एक एक करके चीजों को समझा नहीं सकते, है ना? गौरव ने भी सही समय पर बात की। इसके अलावा, जिसने ये शुरू किया, उसे ही इसे खत्म करना चाहिए। अगर ईशा इसे स्वीकार नहीं करती, तो कोई भी हम पर विश्वास नहीं करेगा, भले ही हम तुम्हारे लिए समझाएं। हालांकि ईशा ने कभी स्वीकार नहीं किया, न ही उसने इनकार किया। प्रिया भी आगे झुकी, एक अभिव्यक्ति के साथ जिसने कहा कि वह पहले ही ईशा को देख चुकी है। मैंने पहले ही कहा है कि यह ईशा उतनी निर्दोष और हानिरहित नहीं है जितनी वह सतह पर दिखती है। उसके तरीके शक्तिशाली हैं। अब जब चीजें यहाँ तक आ गई हैं, वरुण या तो अफवाहों के कारण लाए गए साथियों के दबाव के कारण उसके साथ रहने के लिए लोगों की इच्छा के अधीन होगा, या अगर वरुण इसे स्वीकार नहीं करता है, तो वह तुरंत लोगों का दिल खो देगा और एक सार्वजनिक दुश्मन बन जाएगा। ये शुरू में कुछ भी नहीं था।
मुझे इसे क्यों स्वीकार करना चाहिए? वरुण की अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसका लहजा गुस्से वाला था। क्या ये लोग उसे ईशा के साथ रहने के लिए मजबूर कर सकते थे? लेकिन अफवाहें फैल रही हैं, और भले ही वे झूठी हों, वे वास्तविक हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब हर कोई इसे अपने दिलों में सच्चाई मानता है। हमारे लिए ये जानने का क्या फायदा कि यह झूठा है? अगर हम तुम्हारे लिए समझाते हैं, तो वे सोचेंगे कि हम ईशा को धमकाने के लिए एकजुट हुए। उस समय लाभ नुकसान की भरपाई नहीं करेगा, प्रिया ने कहा। तो इस मामले में ईशा का अंतिम कहना है, गौरव ने संक्षेप में कहा। जब तक ईशा नर्म पड़ती और इनकार करती, वरुण सुरक्षित रूप से बच सकता था। हालांकि अगर ईशा चुप रहती, तो वरुण अगर छोड़ना चाहता, तो वह केवल एक घटिया व्यक्ति के रूप में समाप्त होता। जब दिल के मामलों की बात आती थी, तो यह माना जाता था कि अधिकांश लड़कियां नुकसान में होती थीं। एक बार जब वे टूट जाते थे, तो ये लड़कों की गलती होती थी। भले ही वे कभी साथ न रहे हों। भले ही वरुण मैदान के केंद्र में दौड़कर सबको चिल्लाकर कहता कि उसका ईशा से कोई लेना देना नहीं है और यह सब उनकी कल्पना थी। हालांकि अगर ईशा चुप रहती और रोती, तो हर कोई तुरंत सोचता कि ईशा को छोड़ दिया गया है। कोई भी वरुण पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए प्रिया का ये कहना सही था कि ईशा के तरीके शक्तिशाली थे। एक लड़की जो केवल पहले वर्ष में थी, उसने पहले ही जनमत का उपयोग करके दबाव डालने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीख लिया था। उसका चेहरा शुद्ध और सुंदर था, लेकिन वह बहुत सूक्ष्म थी। वर्तमान में मनुष्य सच्चाई को बिल्कुल नहीं जानना चाहते। वे केवल उसी पर विश्वास करते थे जो उन्होंने देखा था, और उन्हें परवाह नहीं थी कि सच्चाई के पीछे क्या छिपा था। इस क्षण स्कूल के महिला शौचालय के बाहर फूलों की क्यारी के पास ईशा की आंखें आंसुओं से भरी थी और वह दयनीय लग रही थी। शिवानी और अंजलि उसके बगल में खड़ी थी और चिंतित होकर पूछ रही थी, ईशा, क्या हुआ? हमें बताओ ताकि हम तुम्हें कुछ सोचने में मदद कर सकें। ईशा ने अपने होंठ भींचे और एक मजबूर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। तुम कैसे ठीक हो? शिवानी ने एक चिंतित अभिव्यक्ति प्रकट की। वरुण आज स्कूल वापस आ गया। क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? क्या तुम दोनों लड़े? ईशा ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, नहीं, हम क्यों लड़ेंगे? क्या गलत है? अंजलि ने पूछा। हालांकि वे दोनों वरुण की प्रशंसक थीं और शुरू में ईशा के पास वरुण के करीब आने के लिए उसका उपयोग करने के लिए आई थी, इन दिनों के अविभाज्य रहने के बाद वे दोनों लंबे समय से ईशा के सरल और दयालु चरित्र से आश्वस्त थीं। अब वे उसके प्रति अधिक ईमानदार थीं। ये देखकर कि उसकी दो दोस्त छोड़ने को तैयार नहीं थीं, ईशा ने एक मुश्किल अभिव्यक्ति प्रकट की और धीरे धीरे कहा, बस इतना है कि मैंने वरुण को उसके जन्मदिन पर केट लिमिटेड एडिशन फाउंटेन पेन दिया था, लेकिन उसने गलती से उसे खो दिया। मैं बस थोड़ी दुखी हूँ। जैसे ही वह बोली, वह वरुण को समझाने में मदद करना नहीं भूली। उसका मतलब यह नहीं था। मेरा उसे दोष देने का कोई मतलब नहीं है। शिवानी और अंजलि दोनों चौंक गईं। केट एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड था। एक फाउंटेन पेन कुछ हजार रुपये जितना सस्ता या 10,000 रुपये जितना महंगा हो सकता था। हालांकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बुरी नहीं थी, वे इतने महंगे फाउंटेन पेन का उपयोग करने का खर्च नहीं उठा सकती थीं। ईशा ने वरुण को एक दिया था। यह एक लिमिटेड एडिशन था, लेकिन वरुण ने उसे खो दिया। केवल इस बारे में सोचने मात्र से उनके दिलों में दर्द हुआ। वरुण बहुत लापरवाह है। वह इतना मूल्यवान उपहार कैसे खो सकता है? शिवानी ने ईशा के लिए पछतावा व्यक्त किया। अंजलि ने सिर हिलाया और इसके बजाय ईशा को सांत्वना दी। चूंकि उसका मतलब यह नहीं था, ईशा, दुखी मत हो। वरुण खुद को दोष दे रहा होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पूरी सुबह मुस्कुराया नहीं। अंजलि ने तुरंत वरुण की उदास अभिव्यक्ति को ईशा के शब्दों से जोड़ दिया। ईशा तब उदास महसूस कर रही थी जब उसने सुबह वरुण के उसके प्रति रवैये के बारे में सोचा। हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया, न ही उसने कुछ समझाया। उसने केवल सिर हिलाया और दोहराया, तुम सही कहती हो। अगर मैं दुखी हूं, तो वरुण खुद को और भी दोषी ठहराएगा। ये सिर्फ एक फाउंटेन पेन है। अगर मुझे भविष्य में मौका मिला, तो मैं उसे दूसरा दूंगी। ये देखकर कि ईशा कितनी विचारशील थी, शिवानी और अंजलि ने तुरंत उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। ईशा, तुम वास्तव में दूसरों के लिए सब कुछ सोचती हो। ईशा, तुम बहुत दयालु हो। मुझे डर है कि वरुण भविष्य में तुम्हें धमकाएगा। ईशा ने अपने दिल में अपनी दोस्तों की प्रशंसा का आनंद लिया, लेकिन फिर भी वह शर्मा गई और उन दोनों से इसे रोकने के लिए कहा। संयोग से 2 छोटे पीरियड्स के बाद ये खबर कि ईशा ने वरुण को केट फाउंटेन पेन दिया स्पष्ट रूप से फैल गई। अगर उनके असाधारण संबंध नहीं होते, तो वरुण इतना मूल्यवान उपहार कैसे स्वीकार कर सकता था? उनके रिश्ते की अफवाहें फिर से उभरी और इतनी मजबूत थीं कि वरुण दोपहर का भोजन भी नहीं कर पाया। केवल हम जैसे लोग जिन्होंने तुम्हारा जन्मदिन मनाया, वे ही इसके बारे में जानते हैं। हम निश्चित रूप से इसके बारे में चारों ओर बात नहीं करेंगे। रोहन खा रहा था क्योंकि उसने स्पष्ट करने की जल्दबाजी की। गौरव ने भी कहा, तुम नेहा को भी जानते हो। वह मूल रूप से ऐसी किसी भी चीज की परवाह नहीं करेगी जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है।
हालांकि गौरव उदासीन दिख रहा था, वह नेहा को बहुत अच्छी तरह से जानता था और तुरंत उसका बचाव किया। वरुण भ्रमित था और उसने अपने भोजन को नहीं छुआ। उसने दूरी पर ईशा को देखा और देखा कि वह अपने बगल वाले व्यक्ति के साथ बात कर रही थी और हंस रही थी, जैसे कि बिल्कुल भी प्रभावित न हो। वरुण को पहले कभी इस तरह से धोखा नहीं दिया गया था और वह पहले से ही उग्र था। ऐसा निर्दोष और सुंदर व्यक्ति इतना दबंग क्यों होगा? वरुण नहीं जानता था कि ईशा उसे पसंद करती थी या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। वरुण गोलमोल बात करने वाला व्यक्ति नहीं था। मानो उसने अपने धैर्य की सीमा तक पहुंच लिया हो। वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और तेजी से ईशा की ओर चला गया। जब रोहन और गौरव ने ये देखा तो उनके दिल धड़क उठे। जब उन्होंने सुबह प्रिया के शब्दों के बारे में सोचा तो वे दोनों एक दूसरे को देखने में मदद नहीं कर पाए और जल्दी से उसका पीछा किया। हर किसी ने वरुण की हरकत देखी और ऊपर देखा। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, वरुण पहले ही ईशा के सामने आ चुका था। ईशा खा रही थी, इसलिए वह स्तब्ध थी। ये देखकर कि यह वरुण था, ईशा मुस्कुराए और मासूमियत से पलक झपकाए। वरुण, शिवानी और अंजलि दोनों के चेहरे पर ईर्ष्या भरी अभिव्यक्तियां थीं क्योंकि वे ईशा और वरुण पर सार्थक रूप से मुस्कुराईं। हालांकि वरुण की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी। रोहन और गौरव आगे बढ़े और धीरे से वरुण का हाथ खींचा। रोहन ने धीरे से उसे याद दिलाया, वरुण, जल्दबाजी मत करना। उनके चारों ओर बहुत सारे लोग थे। अगर यह मामला भड़क उठता तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसके अलावा प्रिया ने सही कहा था। अगर ईशा इसे स्वीकार करती तो सब कुछ सुलझ सकता था। हालांकि अगर ईशा सहमत नहीं होती तो मामले को सुलझाने का कोई तरीका नहीं होता। हालांकि वरुण खुद को अब और नियंत्रित नहीं कर पाया। चीजें और हास्यास्पद होती जा रही थीं। अगर उसने समय पर नुकसान को नहीं रोका तो कौन जानता था कि क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने पहले ही नव्या से इजहार करने के बारे में सोचा था। हालांकि अब उसके और ईशा के बीच चीजें अस्पष्ट लग रही थीं। वह नव्या को उसे कैसे स्वीकार करने दे सकता था? वरुण ने अपने दांत भींचे और ईशा की ओर देखा। चलो अब सबको समझाते हैं। हर किसी के चेहरे पर एक सार्थक अभिव्यक्ति थी, लेकिन वरुण अपना गुस्सा नहीं रोक पाया। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी जल रही थीं क्योंकि उसने ईशा की ओर देखा। क्या वे लड़े? आसपास के छात्रों ने अपने दिलों में खुद से सोचा, लेकिन वे वरुण के शब्दों को नहीं समझे। ईशा की ओर देखते हुए वह और भी भ्रमित लग रही थी और एक डरे हुए हिरण जितनी निर्दोष थी। वरुण, तुम, क्या हुआ? ईशा की आवाज थोड़ी कांप रही थी जिसमें सावधानी का एक अंश था। उसकी चमकीली आंखों ने तुरंत सभी लड़कों को उसे बचाने के लिए प्रेरित किया। मूर्खता का अभिनय, वरुण ने अपने दिल में उपहास किया। ईशा वही थी जो प्रिया ने कहा था। वह जानबूझकर ऐसा कर रही थी। तुम्हारे और मेरे बारे में अफवाहें इतनी रोमांचक हैं। क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहती? वरुण ने अपनी भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश की और ईशा को आखिरी मौका दिया। दूसरे लोग भी ईशा की ओर देखने लगे। एक पल के लिए वे भ्रमित थे। उन्होंने सोचा कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। वरुण के बोलने के लहजे ने ईशा को डरा दिया कि उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उसने अपने पतले होंठ काटे और सिर हिलाया, लेकिन फिर भी उसने जाने देने से इनकार कर दिया। वरुण, तुम मुझे डरा रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मतलब है। वरुण, वह एक लड़की है, इसलिए इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं है ना? ये सही है। देखो ईशा कितनी डरी हुई है। ईशा तुम्हारे लिए इतनी अच्छी है और तुम्हें इतना महंगा फाउंटेन पेन भी दिया। उसके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए क्या तुम हद से ज्यादा नहीं जा रहे हो? उनके आसपास के कुछ लड़के इसे सहन नहीं कर सके। कुछ प्रशंसक थे जिनके दिल ईशा ने लंबे समय से जीत लिए थे। उन्होंने तुरंत उसका बचाव किया। फाउंटेन पेन का उल्लेख करते ही वरुण की आंखें काली पड़ गईं। ईशा चौंक गई और डर गई। वह मुड़ी और शिवानी और अंजलि को गुस्से से देखा। तुमने दूसरों को इसके बारे में क्यों बताया? उसने सीधे शिवानी और अंजलि पर दोष डाल दिया। शिवानी और अंजलि अवाक थे। उन्होंने वास्तव में लापरवाही से सबको इसके बारे में बताया था। आखिर हर कोई ईशा और वरुण के रिश्ते को जानता था। लेकिन जब उन दोनों ने इसके बारे में बात की तो वे ईशा की प्रशंसा भी कर रहे थे कि वह वरुण के लिए इतनी अच्छी थी। उन्होंने ईशा के लिए बात की। सबसे महत्वपूर्ण बात, ईशा ने यह नहीं कहा कि वे दूसरों को नहीं बता सकते। अब जब वरुण परेशान था तो वह उन पर दोष डाल रही थी। उन्हें कम ही पता था कि ईशा शुरू से ही शिवानी और अंजलि का इस्तेमाल कर रही थी। कुछ दिनों तक उनके साथ बातचीत करने के बाद ईशा पहले ही उनके व्यक्तित्वों का पता लगा चुकी थी। वे दोनों घमंडी थीं और दिखावा करना पसंद करती थीं। ये दिखाने के लिए कि वे उससे दोस्त बन गई थीं, वे दूसरों को वही कहेंगी जो उसने कहा था कि वे दोस्त थे जो किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते थे। शिवानी और अंजलि वास्तव में फाउंटेन पेन घटना का स्रोत थे। हालांकि ईशा ने उन दोनों को पूरी तरह से धोखा दिया था। उन्हें बेचा गया था, लेकिन वे कमाए गए पैसे को गिनने में भी मदद कर रहे थे।
वरुण की शीतलता और ईशा के सवाल का सामना करते हुए शिवानी और अंजलि ने एक दूसरे को देखा, यह नहीं जानते हुए कि कैसे जवाब दें। ईशा जाहिर तौर पर उन दोनों को अब और बात नहीं करने देगी। उसने तुरंत और माफी मांगते हुए वरुण से कहा, मुझे माफ करना वरुण, मैंने बस गलती से इसका उल्लेख किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दूसरों तक पहुंचेगा। ईशा के पाखंड को देखकर गौरव भी, जो आमतौर पर ज्यादा भाव नहीं दिखाता था, खुद को भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक पाया। ईशा ने उसे जो फाउंटेन पेन दिया था वह काफी महंगा था और वरुण ने मौके पर ही उसे अस्वीकार कर दिया था। ये केवल बाद में था कि उसने अनिच्छा से इसे सबकी समझा बुझाकर स्वीकार किया। अब ये ईशा का सौदेबाजी का हथियार बन गया था। ये ईशा इतनी कम उम्र में इतनी चतुर थी। ईशा के शब्दों ने पुष्टि की कि उसने वरुण को एक महंगा फाउंटेन पेन दिया था। हर किसी ने जटिल अभिव्यक्तियों के साथ वरुण की ओर देखा। उपहार प्राप्त करने के बाद भी तुम इतने अहंकारी हो। वरुण हमेशा अपने अच्छे स्वभाव के लिए प्रसिद्ध रहा है। वह आज ईशा के प्रति इतना भयंकर क्यों है? ये सही है। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है तो इसे निजी तौर पर कहो। इस तरह तुम एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाओगे। फुसफुसाहटें उठी और गिरी। उनमें से अधिकांश वरुण की आलोचना कर रहे थे कि वह एक लड़के के रूप में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था और चीजों को ठीक से नहीं सोच रहा था। हालांकि वरुण का ध्यान फाउंटेन पेन पर नहीं था, इसलिए उसने सबको नजरअंदाज कर दिया। ईशा घबरा गई लग रही थी, लेकिन वह बहुत सूक्ष्म थी। उसने महत्वपूर्ण चीजों से परहेज किया और केवल फाउंटेन पेन का उल्लेख किया। उसने वरुण के अभी अभी के शब्दों का उल्लेख नहीं किया। उसने ऐसी एक बड़ी हलचल पैदा की थी और स्कूल में सबको इन अफवाहों को फैलाने के लिए उकसाया था। उसका लक्ष्य वरुण को जल्द ही उससे प्यार कबूल करने के लिए मजबूर करना था, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि वरुण उसे पसंद करता है। हालांकि वरुण की आंखों में असहनीय गुस्से और घृणा का सामना करते हुए ईशा जैसा चतुर व्यक्ति आखिरकार समझ गया कि यह उसकी ख्वाहिश थी। उसने निश्चित रूप से कुछ गलत समझा होगा जिसने उसे वह भ्रम दिया। हालांकि ऐसा होने पर भी ईशा का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। भले ही वह चीजों को स्पष्ट करना चाहती थी, उसे ऐसा शुरुआत में ही करना चाहिए था। अब जब चीजें यहां तक आ गई थी, अगर उसने समझाया तो हर कोई कहेगा कि उसके गुप्त इरादे थे और फिर वह अपना सारा चेहरा खो देगी और सबको कोस देगी। नहीं, वह ऐसा नहीं होने दे सकती थी। वरुण ने बिना हिले डुले ईशा के चेहरे को घूर दिया। उसके आसपास के लोग चाहे कुछ भी कहें, वह उसे एक मौका देने को तैयार था। थोड़ी देर बाद, जब तक धैर्य का आखिरी अंश उपयोग नहीं किया गया, ईशा ने पीड़ित और मासूम दिखने के अलावा एक शब्द नहीं कहा। वरुण का दिल कठोर हो गया। अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो मैं कहूंगा। तुम और मैं सिर्फ सहपाठी हैं, है ना? वरुण ने खुद को समझाने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि एक सवाल के साथ जवाब दिया। क्योंकि जब तक ईशा सहमति में सिर हिलाती, तब तक सभी समस्याएं हल हो जाती। हर किसी ने सांस लेना बंद कर दिया और वरुण की ओर देखा। वे नहीं समझते थे कि वरुण का क्या मतलब था। क्या वे सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते को स्पष्ट करके टूट रहे थे? वरुण की आंखें मशालों की तरह थीं, जो ईशा की नकली आत्मा को एक तेज तलवार की तरह छेदना चाहती थीं। हालांकि उसने ईशा को कम आंका था। ईशा ऐसी नजर से अप्रभावित थी, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। फिर मटर के दाने जितने बड़े आंसू उसके गालों से नीचे लुढ़क गए। उसने वरुण की ओर एक दिल तोड़ने वाली अभिव्यक्ति के साथ देखा, जैसे कोई दयनीय व्यक्ति जिसे निर्दयता से त्याग दिया गया हो। एक शब्द भी बोले बिना ईशा दिल टूटी हुई लग रही थी। उसने अपना चेहरा ढंका और रोते हुए बाहर भाग गई। ये दृश्य दूरी पर नव्या और बाकी लोगों की आंखों में पड़ गया। प्रिया ने गुप्त रूप से अपना माथा पकड़ लिया और खुद से सोचा, ये खत्म हो गया। ये कहा जा सकता था कि जहां पुण्य एक पैर उठता है, वहां दुर्गुण 10 उठता है। ईशा ने अपने शब्दों के बाद अभिनय किया। उसने न केवल नर्म पढ़ने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने एक पीड़ित होने का ढोंग भी किया और भाग गई। इससे वरुण के लिए खुद का बचाव करना मुश्किल हो गया। अगर वे साथ नहीं थे तो ईशा इतनी दुखी क्यों थी? इसलिए ईशा इतनी होशियार थी। स्थिति जितनी अधिक अस्पष्ट होगी, वरुण चीजों को उतनी ही स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाएगा। वह जितनी अधिक दुखी अभिनय करेगी, लोग उतनी ही अधिक सहानुभूति और दया करेंगे। शिवानी और अंजलि ने निराशा से वरुण की ओर देखा और जल्दी से ईशा का पीछा किया। बाकी बचे अधिकांश लोग आलोचनात्मक निगाहें फेंक रहे थे। केवल अल्पसंख्यकों को लगा कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, और वे केवल तमाशा देखने के लिए यहाँ थे। इस क्षण वरुण का दिल एक जंक्शन की तरह था जो अवरुद्ध हो गया था। गुस्से की एक लहर उसकी छाती में फंस गई थी, ऊपर या नीचे जाने में असमर्थ थी। रोहन ने धीरे से आह भरी और वरुण के कंधे पर सांत्वनापूर्वक थपथपाया। इतनी साजिश वाली लड़की, मैंने उसे कम आंका था। शुरुआत में जब प्रिया ने इस संभावना का उल्लेख किया, तो वह अभी भी अपने दिल में बड़बड़ा रहा था। ऐसी बात करने के लिए एक व्यक्ति कितना स्वार्थी और अंधेरे दिल वाला होगा। कौन जानता था कि ईशा ऐसी व्यक्ति थी? प्रिया ने सब कुछ सही अनुमान लगाया था और यह और भी बुरा था। यह एक आंख खोलने वाला था।
वरुण उदास था। वह मुड़ा और एक उदास अभिव्यक्ति के साथ चला गया। चूंकि वह समझा नहीं सकता था, इसलिए वह अब कोशिश नहीं करेगा। मुंह दूसरों पर थे। अगर कोई इसे कहने को तैयार था तो उन्हें कहने दो। हालांकि वरुण ईशा को चाहे जो भी हो, माफ नहीं कर सकता था। उसका उससे कोई झगड़ा नहीं था, तो उसने ऐसा क्यों किया? ओह मेरे, चीजें इस तरह क्यों समाप्त हुईं? गुड़िया ने कैंटीन के दरवाजे से वरुण को गायब होते देखा और चिंतित होकर कहा, वरुण जरूर गुस्सा होगा। ईशा ने क्यों नहीं समझाया? उनका उस तरह का रिश्ता नहीं था। प्रिया ने तुम बहुत भोली हो वाली निगाह से उसकी ओर देखा और उपहास किया। अफवाहें एक सप्ताह से फैल रही हैं। अगर वे झूठी थीं, तो उसने शुरुआत से ही क्यों नहीं समझाया? उसने वरुण की प्रेमिका के रूप में कुछ दिनों तक गरिमा में स्नान किया। अब जब वरुण ने उसे सार्वजनिक रूप से उजागर कर दिया है, अगर वह इसे स्वीकार करती है, तो क्या उसे डांटा नहीं जाएगा? लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। गुड़िया विश्वास नहीं कर सकी। उसने सिर्फ अपने चेहरे के लिए वरुण को सबके ध्यान का केंद्र बना दिया, और वह भी ऐसी लग रही थी जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो। कितनी निर्लज्ज! गुड़िया ने कभी शपथ नहीं ली थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे जोर से नहीं कह सकती थी, लेकिन उसके दिल में यही विचार था। जब लोग घटिया होते हैं तो वे अजेय होते हैं। प्रिया ने ठंडे होकर अपने होंठ भींचे। यह आज मेरे लिए भी आंख खोलने वाला है। सबसे खराब स्थिति जिसकी मैंने आज सुबह उम्मीद की थी, वह हुई। ये ईशा विषकन्या है। अगर किसी में जमीर होता तो ऐसा कौन करता? फिर उसने नव्या की ओर देखा जो सिर झुकाकर खा रही थी, और उसने भौहें चढ़ाईं। बहन, क्या तुम्हें अब भी खाने का मूड है? नव्या रुक गई और असहाय होकर मुस्कुरा दी। यह इसके लायक नहीं है कि मैं ऐसे व्यक्ति के लिए अपने मूड को प्रभावित करूं। इसके अलावा मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नव्या, जाकर बाद में वरुण को समझाओ। इस क्षण रोहन और गौरव उनके पास आए। रोहन ने नव्या की ओर देखा और उसे यह बताया। प्रिया ने भी सिर हिलाया। मूर्ख मत बनो। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि वरुण ईशा से संबंध तोड़ने के लिए क्यों उत्सुक है। जाओ और उसे समझाओ। नव्या, गौरव भी वरुण के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने असहाय होकर कहा, मुझे लगता है कि तुम अकेली हो जिसकी वह अब सुनेगा। वरुण चीजों की तह तक जाना पसंद करता है। ईशा ने आज उसे धोखा दिया। अगर कोई उसकी मदद नहीं करता, तो उसके लिए इससे उबरना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। सबने एक के बाद एक बात की, और नव्या केवल सहमति में सिर हिला सकती थी। भले ही इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं था, वह इसके बारे में कुछ न करने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। यह अच्छा था कि वरुण इसे संभाल सकता था, लेकिन वह ईशा का मुकाबला नहीं था। स्कूल भवन के पीछे बास्केटबॉल कोर्ट पर दोपहर का सूरज कुछ चमकदार था। देवपुरी में अप्रैल में ही गर्मी बढ़ी थी। यहां तक कि जब तापमान दोपहर में अपने उच्चतम स्तर पर था, तब भी एक ठंडक थी। बास्केटबॉल कोर्ट खाली था, और वरुण ही एकमात्र शॉट लगा रहा था। उसका लंबा कद हवा में उछला, और उसने पेशेवर रूप से और सुंदरता से गेंद फेंकी। गेंद ने हवा में एक सुंदर चाप खींचा और सटीकता से टोकरी में गिर गई। ये चलता रहा, और वरुण को थकान नहीं मालूम थी। कुछ देर बाद पसीने की एक पतली परत रिस गई। वरुण का चिकना माथा सूरज की रोशनी में चमक उठा, लेकिन उसका सुंदर चेहरा बिना किसी भावना के पाला से ढका हुआ लग रहा था। जब नव्या बास्केटबॉल कोर्ट पर पहुंची, तो यह वह दृश्य था जो उसने देखा। वह खुद को अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। वरुण समूह का युवा मालिक था। उसे बचपन से ही लाड़ प्यार किया गया था, और वह स्कूल में सबसे सुंदर लड़का था। उसे हर जगह खोजा जाता था। वह उज्ज्वल और सरल था, और यह संभावना थी कि उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा नुकसान कभी नहीं सहा होगा। वह नहीं जानता था कि एक दुष्ट दिल किसे कहते हैं और समाज कितना दुष्ट था। हालांकि नव्या को उसकी यह गुस्से वाली कार्रवाई केवल प्यारी लगी। हालांकि बोलते हुए ईशा समूह की बेटी थी। ईशा समूह और वरुण समूह दोनों देवपुरी के 4 प्रमुख परिवारों में से एक थे। वरुण की तरह ईशा एक अमीर पारिवारिक माहौल में पली बड़ी थी। ये कहना उचित था कि एक लड़की को लाड़ प्यार से गर्व होता था, लेकिन ईशा की स्वार्थ और चतुराई कहां से आई? उसने ईशा समूह के मालिक और उसकी पत्नी को एक बार देखा था। ईशा ने अपने इस दुष्ट व्यक्तित्व को किससे विरासत में मिला, या क्या उसमें एक सहज प्रतिभा थी? बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहते हुए नव्या सीढ़ियों से नीचे चली गई। वरुण को कुछ नोटिस हुआ और उसने ऊपर देखा। यह नव्या थी। वरुण ने गेंद को टोकरी में फेंक दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। वह नव्या की ओर चला गया। इस क्षण वह खराब मूड में था और किसी को नहीं देखना चाहता था। लेकिन नव्या एक अपवाद थी। तुम यहाँ क्यों हो? वरुण ने उदासीनता से बात की। हालांकि उसकी सामान्य चमकदार मुस्कान चली गई थी, उसका लहजा अभी भी कम और कानों को सुखद था। नव्या हल्की सी मुस्कुराई, और ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में एक नाशपाती का फूल खिल गया हो। उसने वरुण की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी हार के बाद तुम्हारे कमजोर दिल को सांत्वना देने के लिए यहाँ हूँ। वरुण खुद को हंसने से नहीं रोक पाया।
उसके दिल में धुंध नव्या द्वारा मिटा दी गई लग रही थी। वरुण ने असहाय होकर सिर हिलाया। मैं यह नहीं कह सकता कि यह एक झटका है, लेकिन मैं थोड़ा उदास हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वरुण ने साफ आंखों से नव्या की ओर देखा और कहा, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? नव्या ने अपनी भौहें उठाईं और सिर हिलाया। बेशक, यह अच्छा है। वरुण ने राहत में मुस्कुराया। मुझे परवाह नहीं है कि दूसरे क्या सोचते हैं, जब तक नव्या उस पर विश्वास करती है। वरुण के लहजे में अर्थ को महसूस करते हुए नव्या ने अपने दिल में आह भरी और खुद से सोचा, अगर वरुण ने तब सिर हिलाया होता जब उसने पहले कबूल किया था, तो क्या वह उसके पुनर्जन्म के बाद वरुण की प्रेमिका नहीं होती? आखिरकार, वह एक लड़का था जिस पर उसका पिछले जीवन में 3 साल तक क्रश था। दुर्भाग्य से, उसे अस्वीकार कर दिया गया था। चूंकि उन्होंने पहले ही रेखा खींच दी थी, नव्या भावनात्मक नींव के बिना उससे बंधन नहीं बना सकती थी या उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर सकती थी। तुम इसके बारे में भूल जाना चाहती हो? नव्या ने वरुण से पूछा। ये सुनकर वरुण कड़वाहट से मुस्कुराया और सिर हिलाया। नहीं, मैं बस ईशा के साथ अब और कुछ नहीं करना चाहता। इस लड़की ने उसे घृणित महसूस कराया। नव्या जानती थी कि वरुण कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बदला लेगा, इसलिए वह निश्चित रूप से ईशा जैसी लड़की के साथ नहीं लड़ेगा। हालांकि, भले ही वरुण इसे जाने देना चाहता था, ईशा शायद नहीं रुकेगी। इसके अलावा, वरुण उसका मुकाबला नहीं था। जाने दो, नव्या ने अपने दिल में आह भरी और वरुण की ओर देखा। मैं तुम्हें इसे हल करने में मदद करूंगी। वरुण स्तब्ध था, और उसकी अभिव्यक्ति जम गई क्योंकि उसने नव्या की ओर देखा। थोड़ी देर बाद, वरुण ने सिर हिलाया। रहने दो, मैं तुम्हें इसमें खींचना नहीं चाहता। इसके अलावा, उसने पहले ईशा के तरीके अनुभव किए थे। वह नव्या को पीड़ित नहीं होने देगा। वह पहले ही बहुत प्रभावित था कि नव्या ये कहने के लिए खड़ी हुई। अप्रत्याशित रूप से, नव्या को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने कहा, मैं 3 दिनों में सच्चाई उजागर कर दूंगी। वरुण, नव्या की आंखें जल रही थी जैसे उसने सब कुछ योजना बना लिया हो। वरुण भ्रमित और घबराया हुआ था। उसने पूछा, तुम्हारी क्या योजना है? तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अफवाहें इन दिनों नहीं रुकेंगी। तुम्हें बस अपना रवैया समायोजित करना होगा और सब कुछ मुझ पर छोड़ देना होगा। नव्या मुस्कुराई और जवाब नहीं दिया। वरुण ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन नव्या मुड़ी और अपना हाथ हिलाया। मेरी चिंता मत करना। नव्या की पतली आकृति को दूर जाते देखकर वरुण की आंखें चमक उठीं। उसका दिल और भी गर्म हो गया। जैसा कि नव्या ने कहा था, दोपहर में कैंटीन में दृश्य जल्दी ही एक भयंकर अफवाह में बदल गया और हर कोई कुछ ही समय में इसके बारे में जान गया। पीड़ित के रूप में, हर किसी ने ईशा पर दया की। असली पीड़ित, वरुण, एक गन्ने का आदमी बन गया था क्योंकि हवा उसकी दिशा में चल रही थी। गन्ने का आदमी क्या था? इसका मतलब था कि हर किसी ने सोचा कि वह शुरू में मीठा था, लेकिन अंत में, उन्हें केवल छिलके का एक मुंह मिला। जिस चीज ने सबको हैरान कर दिया, वह ये था कि वरुण दोपहर में गुस्से से कैंटीन छोड़ गया था। हालांकि, जब उन्होंने उसे फिर से देखा, तो उसने ऐसा अभिनय किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सबने खुद से सोचा कि वह वास्तव में एक पक्का घटिया व्यक्ति था। कक्षा शुरू होने से पहले, वरुण कक्षा में लौटने से पहले अपना चेहरा धोने गया। ईशा अपनी सीट पर बैठी थी। जब उसने वरुण को देखा, तो उसने एक कड़वी अभिव्यक्ति प्रकट की। यह अज्ञात था कि वह किसके लिए नाटक कर रही थी। नव्या के शब्दों को सुनने के बाद वरुण ने ईशा को नजरअंदाज कर दिया। उसने तेजी से अपनी सीट की ओर चला गया और बिना उसकी ओर देखे बैठ गया। ईशा जानती थी कि उसने क्या किया था। उसके लिए वरुण से बात करने की पहल करना अच्छा नहीं था। वह केवल गुप्त रूप से अपने नाखून अपनी हथेलियों में खोद सकती थी। वह अभी भी दयनीय लग रही थी। वरुण अचानक मुड़ा, और ईशा प्रसन्न हुई। वरुण ने उसे पार किया और गौरव पर अपनी दृष्टि निर्देशित की। उसने एक आरामदायक लहजे में कहा, गौरव, क्या हम आज रात फिल्में देखने जाएं? ईशा। गौरव ने बेपरवाही से सिर हिलाया। जब रोहन और प्रिया ने वरुण की स्थिति देखी, तो वे जानते थे कि दोपहर में नव्या का सांत्वना प्रभावी था। जरूर, प्रिया ने अपनी आवाज कम की और नव्या से कहा, तुम्हारा सौंदर्य जाल तुरंत काम कर गया। वरुण ठीक लग रहा है। नव्या ने अधीरता से अपनी आंखें घुमाईं और कहा, तुम्हारे शब्द तो पटकथाएं भी नहीं रोक सकती। प्रिया की मेज पर पटकथाओं का एक मोटा ढेर था। ये पहली टेलीविजन नाटक थी जिसे वह फिल्माने वाली थी, जिसका नाम था मेरी तरफ से कोई देवदूत तुमसे प्यार करेगा। नव्या, स्कूल के बाद मुझे भूमिका का विश्लेषण करने में मदद करो। मैं कुछ चीजें नहीं समझ पा रही हूँ। प्रिया का नर्म पढ़ना दुर्लभ था। हालांकि नव्या अभिनय में दिलचस्पी नहीं रखती थी, उसे भूमिकाओं का विश्लेषण करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। स्कूल के बाद मेरे यहाँ आओ, नव्या ने पूछा। प्रिया ने उत्साह से सिर हिलाया। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नई कहानियों के लिए VS नॉवल वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।